जय भारत बच्चा लोग। तो आज हम लोग अपने सर्कुलर मोशन का सेशन स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन एक ऐसा टॉपिक है जहां से जब तुमने अपना प्रिपरेशन कर रहे होगे तुम जेई या नीट के लिए, तो तुम्हें ये बात रियलाइज होता है कि यहाँ से अब फिजिक्स थोड़ी सी टफ होनी शुरू हो गई है ना। इसलिए सर्कुलर मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम इसीलिए बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हर क्वेश्चंस को तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं सो दैट तुम्हें अपने एग्जाम में आसानी हो। तो लेट अस स्टार्ट, है ना। हम बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन क्वेश्चन रीड करके स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लो, फिर देखना मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तुम देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि हमारे पास एक सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल है। लेट अस से ये उसका सेंटर है। तो ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसका डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी क्या होगा। तो लेट अस से पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था और ये घूमता घूमता टी इक्वल टू टी पे यहाँ पहुँच गया ना। पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था और टी इक्वल टू टी पे यहाँ पहुँच गया। तो मुझे बताओ इसने कितना एंगल घूमा होगा। क्या ये एंगल ओमेगा टी होगा? यस, है ना। और ये तुम्हारा रेडियस आर और ये भी रेडियस आर, है ना। तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़े, है ना, जो इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जोड़े। तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मुझे बताओ अगर ये आर है और ये ओमेगा टी है, तो क्या हम ये लेंथ निकालना जानते हैं, है ना। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम्हारे पास कॉस फॉर्मूले वाले एंगल्स भी हैं, क्लियर। और तुम क्या कर सकते हो, जैसे देखो इसने फॉर्मूला ओमेगा टी साइन और ओमेगा टी बाई 2 के टर्म्स में भी है ना। तो तुम जो भी फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो यूज़ करो। मैं एक पर्टिकुलर तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। सभी को पता है एक ट्राइंगल में 2 साइड पता है, एक एंगल पता है, तो तीसरा साइड कैसे निकालना है ना। ये कोई आइंस्टाइन वाला काम अपने को यहाँ नहीं करना, बट लेट अस सॉल्व दिस किसी एक तरीके से। तो तुम देखो यहाँ पे अगर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा। तो अगर ये आर है, ये ओमेगा टी बाई 2 है, तो ये जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर, क्या ये आर साइन ओमेगा टी बाई 2 होगा, है ना। तो सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, सेम लेंथ, है ना, क्योंकि ये एक आइसोसलस ट्राइंगल है। ध्यान से देखो आर और आर, तो तुमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये बेस को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना। तो आर साइन ओमेगा टी बाई 2 प्लस आर साइन ओमेगा टी बाई 2, खत्म क्वेश्चन, है ना। 2 आर साइन ओमेगा टी बाई 2 इसका डिस्प्लेसमेंट है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ इनिशियल स्पीड यू, है ना। हर क्वेश्चन को तुम्हें स्क्रीन पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है, फिर देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वो क्या कह रहा है कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। लेट अस से ये उसका इनिशियल पोजीशन है। अब वो पार्टिकल का इनिशियल स्पीड u गिवन है और उसका एक रिटार्डेशन है ना। उस पार्टिकल के पास एक रिटार्डेशन है जिसकी वैल्यू u स्क्वायर बाई 4 पाई r है। ये रिटार्डेशन किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंशियल, है ना, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है ना। रेडियल के वो बस की बात नहीं है, रेडियल सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेक्स इन टाइम, तो तुम्हें टाइम भी पता है। तुम्हें टाइम क्या पता है? तुम्हें 8 पाई आर बाई यू टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो कितने रिवॉल्यूशन ये करता है ये मुझे बताना है। तो मुझे बताओ, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक्सेलरेशन है, टी है, यू है ना। तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि इसका टोटल, है ना, अगर ये चल रहा है इस स्पीड से तो इतना टाइम और इसका रिटार्डेशन है, तो इतने टाइम में इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ये मुझे निकालना है, क्लियर। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका, तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैंने थीटा निकाल लिया ना, अगर थीटा निकाल लिया तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मुझे मिल जाएगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। तो टोटल थीटा निकाल लूंगा, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थीटा निकालता हूँ, बट थीटा के लिए फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको अल्फा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना। तो अल्फा क्या होता है ना, ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। मतलब ये जो चीज़ है ये आर अल्फा है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाता है? ए बाई आर। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस यू स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टाइम तो सेम रहेगा, स्पीड स्पीड ये वेलोसिटी है इसका ना, यू इनिशियल, तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, है ना। ओमेगा इनिशियल इसका कितना हो जाएगा? ओमेगा इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी यू बाई आर। तो तुम ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसका थीटा निकालना चाहूँ, है ना, ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो तुम देखो ये रिटार्डेशन कर रहा है तो अल्फा मेरा नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, जितना टी टाइम गिवन है, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा आई आ गया यू बाई आर, टाइम कितना आ गया 8 पाई आर बाई यू,
माइनस है ना हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है यू स्क्वायर बाई 4πr² इंटू टी का स्क्वायर है ना, तो टी की वैल्यू कितनी 8πr बाई यू, तो टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64π² यू स्क्वायर है ना, 64 r² डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। अभी तुम ध्यान से देखो ये जो दोनों एक्सप्रेशन आए ना ये दोनों सेम आ गए, ये यू कैंसिल आर कैंसिल है ना, 8π माइनस 8π। ठीक है, तुम देखो यहाँ पर भी क्या होगा, ये यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1π को कैंसिल करेगा, क्लियर। u बाई आर हमारा स्पीड था 64π² r² हाफ AT² है ना, तो ये यहाँ पे भी r² होगा सॉरी ना, a u स्क्वायर बाई 4π r² है, तो ये r² भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आएगा 2 इंटू 4 8 और इंटू 8, तो 1π बचा है, तो बताओ ये 8 64 से 8 टाइम्स जाएगा तो 8π माइनस 8π आएगा, मतलब 0। इसका क्या मतलब है कि सर ये घूमा ही नहीं, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये घूमा ही नहीं, क्या नहीं, क्योंकि ये रिटार्डेशन कर रहा था, इसका मतलब क्या है जरूर ये चलते चलते किसी टाइम पे इसने पलटी मारी होगी और फिर ये उल्टा उतना ही घूम गया होगा, मतलब एक थीटा इसका पॉजिटिव हुआ होगा और उतना ही नेगेटिव हो गया होगा। जैसे कोई कार अगर चलता है ना, अगर लेटर से किसी कार के पास इनिशियल वेलोसिटी है बट उसका एक्सेलरेशन पीछे है, तो आगे चलते चलते हो सकता है पलटी मार के वापस यहाँ आ जाए ना, तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि कार नहीं चला, इसका मतलब क्या है कि जितना एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही उल्टे में भी हुआ होगा, वही चीज़ यहाँ भी हुआ है। बट ये अब मैं कैसे पता करूँ कि एक डायरेक्शन में वो कितना घूमा था, तो सिंपल सा पॉइंट, एक डायरेक्शन में जब वो जाता रहता है तो जिस पॉइंट पे वो पलटी मारता है वहाँ उसकी स्पीड 0 हो जाती है। इसका मतलब इस पार्टिकल ने जब पलटी मारा होगा तो उसका ओमेगा 0 हो गया होगा। तो आओ हम वो टाइम कैलकुलेट करते हैं जिस पे ओमेगा 0 हुआ है ना, तो मुझे ओमेगा इनिशियल की वैल्यू पता है u बाई आर, ओमेगा फाइनल पता है 0 और मुझे अल्फा पता है कितना माइनस यू स्क्वायर बाई 4πr²। तो इससे ना मैं वो टाइम निकाल लूंगा जिस पे इसने पलटी मारी होगी। तो ध्यान से देखो, मुझे बताओ ओमेगा फाइनल 0 इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, मतलब यू स्क्वायर बाई 4πr² इंटू टी। तो यहाँ से तुम्हें टी की एक वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी u बाई आर इंटू 4πr² बाई यू स्क्वायर। तो इससे अपने को क्या मिला, ये कैंसिल हो गया, एक u एक r भी कैंसिल हो गया, तो ये मिला 4πr बाई यू है ना, 4πr बाई यू। इसका मतलब इसने जब पलटी मारी है ना, जब इसका ओमेगा 0 हुआ, मतलब घूमते घूमते धीरे 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 होते होते ये रुक गया और फिर इसने उल्टे डायरेक्शन में घूमना चालू कर दिया होगा। तो कितने टाइम पे हुआ ऐसा 4πr बाई यू, और तुम्हें क्या टाइम दिया गया क्वेश्चन में 8πr बाई यू के बाद। इसका मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट इसने पहले 4πr बाई यू में लिया एग्जैक्टली उतना ही उसने उल्टा भी बाकी बचे हुए 4πr यू बाई यू में लिया होगा ना, क्योंकि फर्स्ट हाफ 4πr बाई यू है और बचा हुआ टाइम कितना है फिर और 4πr बाई यू। तो जितना ये पहले 4πr बाई यू में घूमा है उसका ठीक उतना ही वो बाकी भी 4πr यू में घूमा होगा, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। तो अब मेरा सिंपल सा काम है, अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है ना, अगर मुझे इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो मैं आंसर 0 नहीं लिख सकता। जितना ये सीधा घूमा उसमें भी वो रिवॉल्यूशन कर रहा है और जितना वो उल्टा घूमा उसमें भी रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ये सीधा कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है, उतना ही उल्टा भी कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम सेम है। ये वो टाइम है जब उसने पलटी मारी थी ना, जब कोई भी चीज़ कांस्टेंट रिटार्डेशन से चलता है तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ आने का टाइम सेम रहता है ना, जाने का टाइम इक्वल टू वापस आने का टाइम। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करके ये पता कर रहा हूँ कि ये भी 4πr बाई यू है और जो टोटल टाइम है वो 8πr बाई यू है, मतलब बचा हुआ टाइम कितना है और 4πr बाई यू। तो इसका मतलब जितना उसने एक दिशा में घूमा होगा उतना ही वो दूसरी दिशा में भी घूमा होगा, एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट। तो मैं पता कर लेता हूँ कि वो इस 4πr यू बाई यू में कितना घूमा होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी, ओमेगा इनिशियल इंटू टी, कितने देर में 4πr बाई यू माइनस हाफ इंटू अल्फा, अल्फा तो पूरा है यू स्क्वायर बाई 4πr² है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना 16π² r² ना, 16π² r² डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। तो अब तुम देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये क्या थीटा निकाल रहा हूं मैं कि जब तक इसने पलटी नहीं मारी थी तब तक ये कितना थीटा घूम चुका है। तुम ध्यान से देखो, ये u और u कैंसिल, r और r कैंसिल, यहाँ पे यू स्क्वायर कैंसिल,
एक पाई और एक पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, 16/8 2 पाई और यहाँ 4 पाई, तो 4 पाई माइनस 2 पाई मतलब 2 पाई। मतलब पलटी मारने के पहले ये 2 पाई घुमा था, तो पलटी मारने के बाद भी कितना घुमा होगा, 2 पाई। तो मुझे बताओ कितने चक्कर मारे इसने, है ना। पलटी मारने के पहले ये ऐसे 2 पाई घुमा और फिर इस पॉइंट पे आया, फिर पलटी मार के और 2 पाई घुमा, मतलब टोटल 2 रिवॉल्यूशन हुए ना, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। तो इस दिस क्वेश्चन का आंसर इज 2। क्लियर। अगर तुमने ऑप्शन डी मार्क कर दिया ये 0 आंसर देख के, है ना, ये आंसर यहाँ 0 आ रहा है, तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और तुम +4 से -1 पे पहुंच जाओगे। क्लियर। अच्छा क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है तो तुम्हें जस्ट नंबर गिन के बताने हैं ना। अगर वो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आंसर 0 आता, क्योंकि +2 पाई और फिर -2 पाई, बट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं, 2 पाई में एक और वापस 2 पाई में एक और, तो टोटल 2। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बेसिक रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड है ना। ये क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन एन एलिप्टिकल पाथ, है ना, ये अंडे में के शेप में घूम रहा है। क्लियर। अंडा हमारा कैसा होता है, अंडा हमारा अंडे जैसा होता है ना। ये इसका माइनर एक्सिस एलिप्स का और ये मेजर एक्सिस, ठीक है। एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, वो क्या कह रहा है, पार्टिकल पहले ए पे था और फिर वो बी पे गया, तो तुम्हें ये बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ, क्या हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो v² है ना बाई ए होता है ना, v² बाई ए, जिसमें a तुम क्या लेते हो, a तुम्हारा वो एक्सेलरेशन होता है जो परपेंडिकुलर है ना, जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो और a का यहाँ परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो इससे मुझे बताओ, क्या मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v² बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया, है ना, v² बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ना हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरल फॉर्मूला लिखा, तो v² बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मुझे बताओ कहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है। इजीली हम बता सकते हैं जहां पे ये कर्व ज्यादा है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। मतलब अगर मैं यहाँ एक सर्कल फिट करने की कोशिश करूंगा तो एक छोटा सर्कल फिट होगा, जबकि अगर मैं यहाँ एक सर्कल फिट करने की कोशिश करूंगा तो एक बड़ा सर्कल फिट होगा। तो बी पे आर ज्यादा है ना, तो बी पे अगर आर ज्यादा है तो हमें ये चीज दिख रहा है, और जैसे तुम आगे जाते जा रहे हो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता ही जाएगा ना। मीन्स अगर तुम कहीं बीच में बनाते तो शायद इससे थोड़ा बड़ा और इससे छोटा बनता है ना, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो ए से बी जाने में रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जा रहा है। इसका मतलब तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जा रहा है ना, ए से बी जाने में रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता जा रहा होगा, कम होता जा रहा होगा ना। तो इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, ये तुम्हारा आंसर है, सिंपली रेडियस ऑफ कर्वेचर पे बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन। तो आओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा इस क्वेश्चन सेट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है देखो, है ना, इस क्वेश्चन में ये तुम्हारे पास 6 नेल्स लगे हुए हैं ना, और ये सब कुछ कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये सब एक टेबल पे है और 6 नेल्स तुमने लगा रखे हैं, और ये नेल्स तुमने एक रेगुलर हेक्सागोन के शेप में लगाया ना। ये एक नेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये रेगुलर हेक्सागोन बना रहा है। उस हेक्सागोन का एक साइड कितना है, l/6। क्लियर। तो l/6 का साइड है उसका, और तुमने क्या किया, उससे एक ऐसा एक नेल से एक स्ट्रिंग अटैच की, और उस स्ट्रिंग में तुमने एक मास लगाया ना, बॉब इज अटैच्ड टू लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, है ना, मास तुमने बॉब लगा दिया, और उस बॉब को तुमने एक टेंजेंशियल वेलोसिटी v दे दी। तो वो क्या करेगा, जिस टेबल पे ये ऐसे लगा होगा ना, उस पे ये बॉब क्या करना चालू करेगा बताओ। इस पॉइंट पे तुमने स्ट्रिंग को बांधा है, तो इसको एज अ सेंटर रख के ये बॉब ऐसे सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा। क्लियर। तो ये सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा ना, और ये अपना सर्कुलर मोशन चालू करके इसको ना ऐसा हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना, थोड़ी देर में कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर में इस टाइप का हो जाएगा। लेकिन अब ये जैसे ही, है ना, जब ये बॉब ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब क्या, ये मास तुम्हारा इस पॉइंट पे आ गया, और इसकी स्पीड कितनी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, v। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन की स्पीड क्यों नहीं बदली वहां से आने तक, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है ना, तुमने बस उसको एक स्पीड दिया हुई है ना, टेबल के ऊपर एक टेंजेंशियल स्पीड दिया, तो इसको सेंटर मानते हुए ऐसा सर्कुलर मोशन करना इसने चालू किया। बट ये जैसे ही इस पोजीशन पे आया, अब तुम मुझे बताओ, ये पार्ट जो है स्ट्रिंग का है ना, ये पार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पॉइंट बी, ए से बी, ये तो अब इतना ऐसे ही स्ट्रेट रह जाएगा ना, क्योंकि अब इस स्ट्रिंग से में इसका सेंटर था, और अब ये इस स्ट्रिंग को भी टच कर गया, तो जब ये फिर घूमना चालू करेगा ना, तो ये वाला पार्ट अब नहीं घूम सकेगा, अब सिर्फ इतना ही पार्ट घूमेगा। इसका मतलब पहले ये पूरे फ्रॉम ए टू दिस पॉइंट के रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा था, लेकिन अब इसके आगे जब ये बढ़ेगा ना, तो अब इसका सेंटर बी पे आ जाएगा,
और ये सिर्फ इतने लेंथ के रेडियस का सर्कुलर मोशन करना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि अब जब ये आगे घूमेगा तो ये वाले जो लेंथ है ए से बी का स्ट्रिंग का लेंथ, ये अब कहीं नहीं जाने वाला है ना। अब थोड़ी देर में फिर इसका शेप कैसा हो जाएगा, थोड़ी देर में इसका शेप फिर से हो जाएगा तुम्हारा ऐसा, क्लियर, इस तरीके से इसका शेप हो जाएगा। अब जब तक बॉब यहां था और फिर वो यहां आया है ना, फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट, वो इतने रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहा था। बट जैसे ही अब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा तो ये वाला स्ट्रिंग का जो पार्ट है, लेट अस से मैं इस पॉइंट को सी बोलता हूं, BC, ये भी पूरा लिपट जाएगा ना उसके अंदर, है ना, दोनों नेल पे। तो AB कब लिपट गया था? जब तक मैं बॉब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया। BC भी लिपट जाएगा उस नेल में जब तक मैं बॉब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगा, है ना। अब फिर सर्कुलर मोशन कितने रेडियस का होगा? अब सर्कुलर मोशन का सेंटर यहां पे आ गया होगा और अब वो सिर्फ इतने रेडियस में सर्कुलर मोशन करेगा। क्या पूरा कर पाएगा वो? नहीं। फिर क्या होगा बताओ? फिर जब ये थोड़ा आगे आएगा तो फिर ये अब इसमें लिपट जाएगा, ये वाले नेल में, है ना। अब ये वाले नेल में लिपट जाएगा तो इतना लेंथ और कम हो जाएगा फिर से, और अब सिर्फ ये इतने लेंथ का सर्कुलर मोशन करेगा। तो जैसे जैसे ये घूमता जा रहा है, हर बार इसका L/6 लेंथ नेल्स में लिपट जा रहा है ना। मतलब जब ये नेक्स्ट सर्कुलर मोशन का पार्ट कर रहा है तो इसका रेडियस जो है वो L/6 से कम हो जा रहा है ना। फर्स्ट सर्कुलर मोशन जो इसने किया है ना, जो कि ये पॉइंट P से पॉइंट Q तक कर रहा है, उसका सेंटर यहां पर है, ये उसका सेंटर है। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन वो Q से, लेट अस से ये पॉइंट को मैं R बोल रहा हूं, Q से R तक कर रहा है ना। तो उस वक्त इसका सेंटर यहां पर है पॉइंट B पे। क्यों? क्योंकि ये पार्ट तो स्ट्रिंग कब घूम ही नहीं रहा ना। जब तक वो यहां से यहां आया तब तक तो ये पूरा स्ट्रिंग घूम रहा था, लेकिन फिर जब बॉब यहां से यहां आएगा तो ये पार्ट तो घूमेगा ही नहीं। तो सर्कुलर मोशन में रेडियस का रोल सिर्फ यही प्ले करेगा ना। फिर जब अब ये यहां से यहां जाएगा R से S, तो ना ये पार्ट घूमेगा ना ये पार्ट घूमेगा, अब सिर्फ इतना ही पार्ट घूमेगा। तो अब इतना रेडियस होगा और ये उसका सेंटर होगा, है ना। जब R से S आएगा तो पॉइंट C उसका सेंटर हो जाएगा। क्लियर सभी को ये चीज? तो जैसे जैसे ये लिपटता जा रहा है इसका सेंटर भी चेंज होता जा रहा है, और सेंटर चेंज होने के कारण जिस सर्कुलर मोशन में ये घूम रहा है उसका रेडियस चेंज होता जा रहा है। क्लियर सभी को? तो अब अपने का मेन काम क्या है कि अपने को इसमें टाइम कैलकुलेट करना है पूरा, है ना। ये घूमते घूमते फाइनली क्या होगा, L/6 एक पार्ट का लेंथ है और टोटल स्ट्रिंग का लेंथ L है। तो पहली बार में L/6 लिपट गया, फिर L/6 L/6 L/6, तो ऐसा 6 बार में पूरा L लेंथ लिपट जाएगा ना इस हेक्सागोन में। तो ये वही पूछ रहा है, जब ये फाइनली यहाँ पे पहुंचेगा है ना, तो ये पूरा L लेंथ पूरा इसके ऊपर लिपट चुका होगा। समझ आई बात सभी को? जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट तक बनाया, अभी इसके आगे और बढ़ेगा ये ना, थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ तक आएगा ये, फिर ऐसे आएगा, और फिर फाइनली ये जो रेडियस बचा होगा ये सिर्फ L/6 बचा होगा, और फाइनली ये तुम्हारा ऐसे यहाँ आ जाएगा। तो जो तुम्हारा बॉब है वो वापस, है ना, घूमते हुए, यहाँ पे इसकी स्पीड v होगी, यहाँ भी इसकी स्पीड v होगी, यहाँ भी इसकी स्पीड v होगी, यहाँ भी इसकी स्पीड v होगी, और ये घूमते हुए फाइनली पॉइंट A पे ही पहुंच जाएगा। क्लियर? तो ये अलग अलग सर्कुलर मोशन कर रहा है और सबका एक छोटा छोटा पार्ट कर रहा है ना, पूरा सर्कुलर मोशन ये कुछ भी नहीं कर पा रहा। पहले इसने L रेडियस का सर्कुलर मोशन चालू किया, बट ये जैसे ही B पे आके टकराया तो AB पार्ट जो था वो नेल से लिपट गया, तो अब वो AB पार्ट सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, तो अब सिर्फ इतना लेंथ करेगा। फिर जब ये घूम के यहाँ से आया तो अब ये AB और BC दोनों सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे, सिर्फ इतना पार्ट करेगा। फिर जब ये घूम के इधर से इधर आया, अब ये पार्ट भी लिपट गया, तो AB BC और मान लो ये पॉइंट D है तो CD, ये भी पूरे लिपट चुके हैं, तो अब सिर्फ ये वाला पार्ट घूमेगा। समझ आया? तो हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे कवर करने के बाद क्या हो रहा है, इसका L/6 पार्ट लेंथ का लिपट जा रहा है ना। तो मुझे बताओ, क्या मैं सारे सर्कुलर मोशन के रेडियस निकाल सकता हूं? सबसे पहला रेडियस क्या है, L, उसके बाद L/6 लिपट गया तो L-L/6, फिर उसके बाद L-2L/6, फिर उसके बाद L-3L/6, करते करते फाइनली इस पॉइंट पे आके L-5L/6 हो जाएगा, मतलब सिर्फ L/6 बचेगा, और वो भी आखिरी दो नेल के बीच में लिपट जाएगा। समझ आ गई? सब इमेजिन कर पा रहे हो कैसा सर्कुलर मोशन हो रहा होगा ना। तो अब इस क्वेश्चन में अपने को टाइम कैलकुलेट करना है। अब तुम ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट कि V चेंज क्यों नहीं कर रहा, है ना, ये तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। एक पर्टिकुलर जो भी छोटे छोटे पार्ट हो रहे हैं सर्कुलर मोशन के, सब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ही पार्ट हो रहे हैं। V इसीलिए चेंज नहीं कर रहा क्योंकि अब तुम लोगों ने वर्क एनर्जी पावर सबने पढ़ रखा है, तो मैं इजीली बता सकता हूँ यहाँ पे, तुम्हें समझ भी आएगा कि जो टेंशन का वर्क होता है सर्कुलर मोशन में वो जीरो होता है। हमें पता है ना कि जो टेंशन है इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी
डिस्प्लेसमेंट। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है, तो टेंशन का वर्क 0 है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, तो mg का तो वर्क ऐसे भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं कर रही है ना। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो टेंशन है वो हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो टेंशन का फोर्स है वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, तो टेंशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो वो वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, और बाकी और कोई फोर्स है नहीं। क्लियर? तो इसीलिए ये v बार बार सेम रह रहा है। अब तुम मुझे बताओ मैं इसका टाइम कैसे निकाल सकता हूँ, है ना। टाइम में सिंपली हर ईच एंड एवरी टाइम, है ना, मान लो ये जब तक p से q आया, टाइम फ्रॉम p टू q, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम हम सिंपली थीटा बाई ओमेगा से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो थीटा जो तुम्हारा टाइम होगा वो थीटा बाई ओमेगा। जैसे हम जब यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ चलता था तो हम सिर्फ डिस्टेंस बाई स्पीड से टाइम निकालते थे, वैसे हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो जब तक ये p से q आएगा, तुम ध्यान दो, ये जो एंगल ये घूमने वाला है, क्या ये 30 डिग्रीज है ना। ये 30 डिग्रीज कैसे है एंगल मुझे बताओ। जो तुम्हारा इंटीरियर एंगल होता है हेक्सागोन का, ये 120 डिग्रीज होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, जस्ट एक डॉटेड लाइन, तुम ध्यान से देखो, सॉरी, ये वाली लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो तुम देखो ये 120 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है। तो ये 120 तो जरूर ये दोनों 30-30 होंगे, क्यों? क्योंकि तीनों का सम क्या होना है, 180 होना है। नेक्स्ट, तो पहला बार ये 30 डिग्री घूमेगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा बताओ। अब जब ये नेक्स्ट घूमेगा यहाँ पे, तो फिर से इंटीरियर एंगल 120 है, ध्यान से देखो, है ना, इंटीरियर 120, और ये एक पूरा स्ट्रेट लाइन है ना, फ्रॉम ए से लेके क्यू। तो अब ये कितना एंगल घूमेगा बताओ बाहर, 60 डिग्री घूमेगा, है ना, सेकंड वाले में। फिर थर्ड वाला जब यहाँ से यहाँ आएगा ये, तो कितना घूमेगा ये, बोलो। इंटीरियर एंगल फिर से 120 डिग्री, तो ये वाला बाहर वाला एंगल कितना बचा, 60 डिग्री, तो ये फिर 60 डिग्री घूमेगा। सिमिलरली इधर भी 60 डिग्री घूमेगा, इधर भी 60 डिग्री घूमेगा, और यहाँ पर भी फाइनली ये 60 डिग्री ही घूमेगा, है ना। तो तुम देखो फर्स्ट पार्ट जो है सर्कल का वो कर रहा है, जो एल रेडियस से कर रहा है उसमें 30 डिग्री घूम रहा है, बाकी सब में 60 डिग्री घूम रहा है। तो तुम मुझे बताओ, क्या मैं टाइम जो PQ है वो मैं सिर्फ जस्ट क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा टाइम निकालने का, मैं टाइम निकालने के ये फॉर्मूला यूज करूंगा, थीटा बाई ओमेगा। तो PQ में, तो P से Q जाने में थीटा कितना है, पाई बाई 6, है ना, पाई बाई 6, और ओमेगा कितना है, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बताओ, ओमेगा होगा V बाई आर, तो सिंपली V, और कितने रेडियस में घूम रहा है, L, तो V बाई L, तो ये V और ऊपर तुम्हारा आ गया L। सिमिलरली जो टाइम इसे Q से R आने में लगेगा, उसमें कितना एंगल घूमना है इसे, थीटा की वैल्यू इस बार पाई बाई 3 हो गई, है ना, थीटा पाई बाई 3 हो गया, और इस बार ओमेगा कितना हो गया, ध्यान से देखो, है ना, जो ओमेगा की वैल्यू हो गई इस बार वो हो गया तुम्हारा V बाई आर। अब R कितना होगा बताओ, इस बार रेडियस L से L बाई 6 माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि अब रेडियस इतना ही है ना, जब तक ये Q से R आ रहा है, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, है ना, B से लेके Q तक इतना ही रेडियस है ना, तो L माइनस L बाई 6 मतलब 5L बाई 6, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई 5L बाई 6। तो मैं V बाई 5L बाई 6 अगर करूंगा, तो तुम ध्यान से देखो, है ना, ओमेगा का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, V बाई 5L बाई 6 मतलब 6V बाई 5L, तो ये पाई बाई 3 तो आ ही गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6V बाई 5L, है ना। नेक्स्ट बोलो Q से R, फिर R से S, है ना, R से S आने में थीटा फिर से पाई बाई 3 है, लेकिन अब ये भी लिपट गया, ये भी लिपट गया, तो अब जो रेडियस बचा ये सिर्फ कितना बचा यहाँ से यहाँ तक, ये L माइनस 2L बाई 6 बचा, मतलब 4L बाई 6, है ना, तो मैं उसको 4L बाई 6 से लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 इंटू 4L बाई 6V। सिमिलरली जब ये S लेटर से ये पॉइंट, इसका PQRS हो गया, T और U ले लो, तो अभी दो और टर्म अपने बच गए ना, S से T जाने का टाइम, ये कितना हो जाएगा, एंगल फिर से पाई बाई 3 इंटू 3L बाई 6V, है ना, तो 1 2 3 4 पार्ट हो गया अपना, है ना, S से T, दो और बच गए। फिर T से U जाने का, है ना, ये T है, मान लो ये U है, तो फिर से वो टाइम कितना होगा, एंगल पाई बाई 3, बट इस बार लेंथ कितना हो जाएगा, है ना, इस बार ओमेगा की वैल्यू 2L बाई 6V हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस बार जो लेंथ बचा वो L माइनस 4L बाई 6, वो 2L बाई 6 बचा। क्लियर। नेक्स्ट, अब U से वापस A चला जाएगा वो, है ना, U से वापस A, सबसे लास्ट वाला, ये तुम्हारा
ऐसा हो गया है स्ट्रिंग अभी, है ना, स्ट्रिंग फाइनली इतना लेंथ का हो गया और अब ये घूम के ए पे वापस लिपट जाएगा। तो फिर से 60 डिग्री कवर करना है उसे, है ना, क्योंकि ये एंगल 120 है तो ये 60 बचा ना ऊपर, तो फिर से 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है फिर से, थीटा फिर से π/3 है, और इस बार जो लेंथ बचा वो l/6 बचा, तो l/6v। तो ये सारे टाइम अगर मैंने ऐड कर दिए तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा, है ना, ये सारे टाइम अगर मैंने ऐड कर दिए तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। तो तुम देखो πl/6v 5πl/3 इंटू 6v, तो ये सारे टाइम तुम ऐड करो, तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, है ना। और ये जस्ट हम ऐड कर लेते हैं, देखो यहाँ पे सिंपली तुम्हारा πl/6v जो है ये सब में कॉमन है ना, πl/6v सभी में कॉमन है, πl/6v एक ऐसा टर्म है जो सब में कॉमन आ रहा है। तो जो टोटल टाइम होगा तुम्हारा उसमें तुम πl/6v को बाहर ले लो, और टर्म क्या क्या आएंगे, एक आएगा पहला 1 प्लस, तो πl/6v प्लस 5/3 प्लस, है ना, प्लस 4/3 प्लस 3/3 प्लस नेक्स्ट वाला ज़रूर होगा 2/3 और फिर 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा ना, πl/6v, और यहाँ पे तुम 3 अपना एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 8 12 15 17 18, 18/3 6, πl/6v इंटू 6 क्या आएगा, πl/v। ये तुम्हारा आंसर है इस क्वेश्चन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और हमने अपना आंसर निकाल लिया πl/v। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, πl/v। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन को देखो, ट्राई करो, फिर देखना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तुम देखो ए और बी दो अलग अलग पाथ्स पे चल रहे हैं ना, ए का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है 0.1, बी जिस पाथ पे चल रहा है ना बाहर वाला पाथ, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। ए का एक पार्ट जो छोटा सा एक पार्ट यहाँ पे आ रहा है ना, जिस पाथ पे वो चल रहा है वो हाफ सर्कल के बराबर है ना, सेमी सर्कुलर रीजन है वो, उसका रेडियस 100 मीटर है, जबकि बी जिस सर्कल का रेडियस कवर कर रहा है उसका रेडियस 200 मीटर है ना, यहाँ पे आधा सर्कल, और लेंथ जो है ये स्ट्रेट पार्ट का वो 100 पाई है। क्लियर। तो वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों में से का कुछ वैल्यूज है जिसका तुम्हें सही आंसर बताना है, कौन पहले जर्नी कंप्लीट करेगा, किसकी स्पीड ज़्यादा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तुम ध्यान से देखो, अगर दोनों को विदाउट स्लिपिंग अपना पूरा जर्नी कवर करना है तो सर्कुलर पाथ पे उन दोनों की स्पीड कितनी होनी चाहिए वो तो हम निकाल सकते हैं ना। तो तुम ध्यान से देखो, मैं सर्कुलर पाथ पे ए की स्पीड निकाल रहा हूँ, है ना, सर्कुलर पाथ पे ए की स्पीड वो क्या होगा, √μgr, है ना, जो मिनिमम स्पीड चाहिए एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे, मिनिमम स्पीड नहीं मैक्सिमम स्पीड, सॉरी, है ना, मैक्सिमम स्पीड, ताकि वो स्लिप ना करे। तो ए का म्यू कितना है, ए का म्यू है 0.1, जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, ए किस रेडियस में घूम रहा है 100। तुम ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 1 × 100 तो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से पूरा अपना जर्नी कवर करेगा। क्यों? द रूल ऑफ द रेस इज दैट ईच कार मस्ट ट्रैवल एट कांस्टेंट स्पीड एट ऑल टाइम्स। तो तुम ध्यान से देखो, अगर उसे सर्कुलर पाथ पे उसकी स्पीड 10 होनी है तो उसका पूरे कंटिन्यूस पाथ पे हर पॉइंट पे स्पीड 10 होना चाहिए ना, मतलब स्ट्रेट पे भी फिर 10 ही होना चाहिए। क्लियर। तो अब देखो, अब बी का सर्कुलर पे कितना होना चाहिए, वो भी √μgr। बी का म्यू कितना है जिस पाथ पे वो है 0.2, है ना, और जी की वैल्यू है 10, और बी जिस रेडियस में घूम रहा है वो है 200। तुम ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, 2 × 200 400 का √20 मीटर पर सेकेंड, मतलब बी की स्पीड 20 है। तो ये ऑप्शन सी तो ऐसे ही उड़ गया ना, ए का स्पीड 10 है, बी का 20 है, मतलब ऑप्शन सी क्या कह रहा था कि ए ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, बट ये नहीं हो रहा है। तो अगर बी ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो क्या ज़रूरी है कि बी पहले अपना पाथ कवर कर लेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों को जो लेंथ ऑफ पाथ कवर करना है ना वो भी अलग है। दोनों का स्ट्रेट वाला तो सेम है, लेकिन कर्व वाला पाथ दोनों का अलग अलग है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ कर्व वाले पाथ का ही कैलकुलेशन करता हूं, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में जो दोनों का टाइम लगने वाला है ना, दोनों का डिस्टेंस सेम ही है। मेन किस पे डिपेंड करेगा, जो कर्व वाला है, बट स्टिल हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बाई ए निकालते हैं। चलो, ए कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है मुझे बताओ। ये 100 पाई 100 पाई, दो स्ट्रेट पार्ट करने वाला है वो हो गया 200 पाई, प्लस
वो आधा सर्कल करने वाला है कितने रेडियस का, 100 मीटर का। तो आधा सर्कल का लेंथ कितना होता है, पाई आर, तो पाई इंटू 100। तो इसका मतलब वो टोटल लेंथ कवर करने वाला है 300 पाई। अब बी कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है, ये 200 पाई तो उसके पास भी है ना, क्योंकि ये 100 पाई दोनों स्ट्रेट, बट उसका जो सर्कुलर पाथ है ट्रैक का वो कितना है, 200 मीटर है उसका। तो वो हाफ सर्कल करेगा पाई इंटू 200, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 400 पाई। क्लियर। तो अब मुझे बताओ जो टाइम ए लेने वाला है वो कितना लेने वाला है, डी ए बाई वी ए, सिंपल डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस बाई स्पीड से टाइम आ जाएगा। तो डी ए बाई वी ए कितना आएगा, 300 पाई बाई 10 मतलब 30 पाई। जबकि बी कितना टाइम लेने वाला है, 400 पाई बाई 20 है ना, डी बी बाई वी बी, तो ये क्या हो जाएगा 20 पाई। क्लियर। तो मुझे बताओ कौन जल्दी पहुंच रहा है और कौन लेट से पहुंच रहा है, क्या हम ये बता सकते हैं अभी इजीली, है ना। जो ए है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है और बी है वो कम टाइम ले रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कार ए कंप्लीट्स इट्स जर्नी बिफोर कार बी, नहीं, है ना। बोथ कार्स कंप्लीट द जर्नी इन द सेम टाइम, नहीं। कार बी कंप्लीट्स इट्स जर्नी बिफोर कार ए, यस, क्योंकि कार बी कम टाइम ले रहा है। क्लियर। तो मैं ये डिस्टेंस बाय स्पीड करके ही पता कर सकता था ना कि कौन कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर ऑप्शन डी, और ये उसका पूरा कैलकुलेशन है ना। अच्छा क्वेश्चन, जिसमें ये पॉइंट इंटरेस्टिंग था सबसे ज़्यादा, है ना, रूल ऑफ द रेस, उसे हर पॉइंट पे सेम स्पीड से चलना है। तो स्ट्रेट पाथ पे तो चलो किसी भी स्पीड से चल सकता है, बट सर्कुलर का तो कंडीशन है ना, सर्कुलर का कंडीशन है, तो सर्कुलर पे जो स्पीड आएगी वही स्ट्रेट पे भी होनी चाहिए। फिर समझ आया। चलो नेक्स्ट, ये तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, तुम्हारा टाइम पीरियड निकालने का है ना। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊंगा तो इस तरफ mg है ना, इस तरफ t, बस, और ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे टेंशन का जो ये कंपोनेंट आएगा t साइन थीटा, है ना, दिस विल बी t साइन थीटा, और ये आएगा t कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा, t कॉस थीटा। तो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पे t साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, t साइन थीटा हो जाएगा, हमें टाइम पीरियड निकालना है ना, तो हम इसको चलो m ओमेगा स्क्वायर r लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, और वर्टिकल में t कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, mg है। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम इसका ओमेगा निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, है ना। तो यहाँ से तुम्हें ओमेगा की वैल्यू अपनी कितनी मिल गई, जी tan थीटा बाई आर, जी tan थीटा बाई आर। अब तुम ध्यान से देखो ये सारे ऑप्शन एल के टर्म्स में है, तो यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं कि जो रेडियस आर है ना, इसको मैंने यहाँ पे स्मॉल आर लिख दिया, एक्चुअल में क्वेश्चन में वो कैपिटल आर दिया हुआ है, तो चलो हम इसको जस्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, जी tan थीटा बाई आर। तो सारा का सारा ऑप्शन एल के टर्म्स में है। तो मुझे बताओ ये जो आर है ना, अगर ये एंगल आर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये लेंथ एल है, तो मुझे बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एल, मतलब आर कितना है, एल साइन थीटा। तो तुम आर की जगह पे एल साइन थीटा लिख लो, है ना, ओमेगा की वैल्यू क्या लिख लोगे, एल साइन थीटा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, जी इंटू टैन थीटा बाई एल साइन थीटा। अब टैन थीटा क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो एक साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आती है, जी बाई एल कॉस थीटा। क्लियर, ये जी बाई एल कॉस थीटा है, तो जी बाई एल कॉस थीटा अगर तुम लोगे तो ये तुम्हारा ओमेगा आ जाएगा। तो मुझे बताओ 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड होता है ना, तो ये हमारा आंसर 2 पाई बाई ओमेगा है ना, 2 पाई बाई ओमेगा करो तो तुम्हें 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी मिलेगा। सॉरी, ये ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट है ना। क्लियर, ये रूट हमसे मिस हो गया था। समझ आई बात सभी को। तो ये तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पहले जेई के एग्जाम में आ रखा है ना, तो तुम्हें अगर फॉर्मूला याद है तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला टिक मार सकते हो, अदरवाइज तुम्हें ये काम करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को समझो, ये क्या कह रहा है, ये कोन है ना, इस कोन पे ये कोन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर मास है ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना। अगर मैं इस कोन को एक बार फिर से बनाऊं, है ना, सर सब क्वेश्चन रीड कर लो, क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर देखना मेरा सोल्यूशन, है ना। मैं इस कोन को एक बार फिर से बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट डायग्राम की क्लैरिटी के लिए। तो आओ इस कोन को ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, लेट अस से ये हमारा कोन है जो कि अपने एक्सिस पे घूम रहा है ना, ठीक है, ये हमारे कोन का लेट अस से एक्सिस, क्लियर। और इसमें तुमने क्या कर रखा है, इसमें तुम्हारे पास एक मास है, ठीक है, और ये मास किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जब है तो ये कोन के साथ साथ घूम रहा है ना, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, क्लियर। ये बात मुझे कैसे पता चली, ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है ना। क्या बोला उसने ऐसा क्वेश्चन में, उसने क्या बोला, स्मूथ ए वर्टिकल कोन शेप्ड फनल is rotated with an angular velocity omega in such a way that an object on the inner wall of the funnel is at rest with respect to funnel। मतलब जिस ओमेगा से फनल घूम रहा है उसी ओमेगा से कौन घूम रहा है, वो बॉक्स भी। इसका मतलब दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, मींस जितना फ्रिक्शन चाहिए एग्जैक्टली उतना ही फ्रिक्शन है, क्लियर। तो इसीलिए वो स्लिपिंग नहीं है। जितना फ्रिक्शन किसके लिए चाहिए, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए, क्लियर। अब वो क्या बोल रहा है कि वो घूम रहा है वहां पे ना, तो इसका मुझे बताओ, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम लेटेस्ट से मैं बनाता हूँ, मुझे बताओ ये किस रेडियस ऑफ सर्कल में घूम रहा होगा। क्या वो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा होगा, है ना, और इस पॉइंट पे कुछ तो रेडियस होगा इस सर्कल का, है ना। लेट अस से ये रेडियस इस पॉइंट पे कितना है, स्मॉल आर। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो तुम ध्यान से देखो कौन कौन से फोर्स आएंगे। एक आएगा mg, ठीक है, मैं यहाँ कॉर्नर से बना रहा हूँ ताकि एंगल्स लेने में हमें आसानी हो, और एक ऑब्वियसली आएगा ऐसा नॉर्मल, क्लियर, समझ आया। अब ये mg और नॉर्मल है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्टिकल रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ऑन इनर वॉल ऑफ द फनल इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू फनल। अगर मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है ना अलोंग द स्लोप फ्रॉम दिस पोजीशन एंड रिलीज्ड, तो क्या होगा वो ये पूछ रहा है। अभी तुम मुझे बताओ, अगर ये इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, याद करो वो जो कटोरे वाला क्वेश्चन होता है ना, जो कटोरे वाला क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता था, है ना, ये एक जनरल कटोरा क्वेश्चन है, क्लियर, जिसमें तुम्हारा किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जा करके ये ब्लॉक इसके साथ सेम रेडियस में घूमता था। तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे ये क्यों घूम पा रहा है ना, क्योंकि जितना भी फोर्स सेंट्रीपेटल के लिए चाहिए या जो भी फ्रिक्शन चाहिए वो सब एक साथ बैलेंस हो रहा है, क्लियर। अब अगर ये सब एक साथ बैलेंस हो रहा है तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल की जो वैल्यू है ना, इसको लेट अस से मैं यहाँ पे कंपोनेंट डिवाइड करूँ, ठीक है, नॉर्मल का ये कंपोनेंट, लेट अस से ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना होगा, n cos थीटा होगा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, n sin थीटा होगा, क्लियर। और अगर मैं अब इसका इक्वेशन बनाऊं तो ये इक्वेशन क्या बनेगा मुझे बताओ, n sin थीटा इज इक्वल टू mg और n cos थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, है ना, ये ओमेगा से घूम रहा है। तो जितना ओमेगा इसे चाहिए उतना ओमेगा इसे प्रोवाइडेड है ना, जितना ओमेगा इसे चाहिए उतना ओमेगा इसको प्रोवाइड किया गया है। अब ताकि ये रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्लिपिंग इन दोनों के बीच में ना हो। अभी तुम मुझे ये बताओ, यहां से अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि डिस्प्लेस्ड अलोंग स्लोप फ्रॉम दिस पोजीशन एंड रिलीज्ड, तो ये यहाँ पे स्लिपिंग क्यों नहीं करता मुझे बताओ ना, ये ऐसे घूमना क्यों चालू कर देता है ना, ये ऐसे साथ में क्यों घूम रहा है, क्योंकि जितना भी फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए वहां पे, है ना, तो उसको प्रोवाइड करने वाला n का कंपोनेंट है, क्लियर। अब मुझे बताओ, अगर तुम इसको थोड़ा सा इसकी जगह से डिस्प्लेस करोगे ना तो n का डायरेक्शन अब भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, mg का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, क्लियर। तो जो तुम्हारा कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स इस एफबीडी में सेम रहने वाले हैं, n cos थीटा, n sin थीटा, mg। चेंज क्या कर जाएगा पता है, ये r चेंज कर जाएगा अगर तुमने इसको अपनी जगह से स्लिप ऊपर किया तो। तुम देखो अगर मैंने इसको थोड़ा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया तो अब जो जिस सर्कल के रेडियस में घूमेगा वो बढ़ जाएगा, समझ आए। अब वो जिस सर्कल के रेडियस में घूमेगा वो बढ़ जाएगा, बट बाकी सारी चीजें नहीं चेंज करेगी ना, क्योंकि n तो अभी भी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा, तो अभी भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n cos थीटा आएगा, वर्टिकल n sin थीटा आएगा। तो जब ये इस पर्टिकुलर हाइट पे है अभी इनिशियल वाला, तो ये सारे फोर्सेस बैलेंस होकर के वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन जैसे ही तुम इसको ऊपर भेजोगे ना तो अब सर्कुलर मोशन की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रेडियस चेंज कर जाएगा, बट नॉर्मल तो चेंज नहीं किया ना, है ना। रेडियस चेंज किया बट नॉर्मल तो चेंज नहीं किया, थीटा भी चेंज नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया ना। यहाँ पे थीटा भी चेंज नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ही इंक्लाइंड है ना, तो जितना एंगल अभी नॉर्मल बना रहा है उतना ही एंगल यहाँ भी बनाएगा। तुम देखो यहाँ पे फिर अगर नॉर्मल तुम ऐसे बनाओगे तो ये सेम एंगल थीटा बनाएगा हॉरिजॉन्टल से,
क्लियर, जितना यहाँ बना रहा है। तो कुछ चेंज नहीं करेगा बट सर्कुलर मोशन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अब ये इस सर्कुलर मोशन को कर ही नहीं पाएगा। समझ आया? तो इसीलिए यहाँ पे जो तुम्हारे ऑप्शंस हैं, एक क्या, इट विल बी इक्विलिब्रियम एट इट्स न्यू पोजीशन, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम होने के लिए इस इक्वेशन का फॉलो होना जरूरी है, मतलब वो साथ साथ घूमते रहे। क्लियर? बट अब वो नहीं घूम पाएगा। क्यों? क्योंकि अब n cos थीटा m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इट विल एग्जीक्यूट SHM, इट विल ऑसिलेट बट मोशन इज नॉट SHM, नन ऑफ दीज। तो SHM तो ये कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तुम इसको नए पोजीशन पे भेजोगे, है ना, जब तुम इसको नए पोजीशन पे भेजोगे तो उसके बाद क्या होगा, जो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा। मान लेते हैं ये इसका इनिशियल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है अभी जहां है, जब तुमने इसको नए पोजीशन पे भेज दिया तो जो नेट फोर्स होगा, अगर मैं इसको सूडो की तरह बनाऊं m ओमेगा स्क्वायर r को, तो ये बाहर की तरफ बनेगा ना। तो मुझे बताओ, क्या ये जो नेट फोर्स बाहर की तरफ आएगा, है ना, क्या उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या? है ना, जो भी रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अच्छा, नेट बाहर की तरफ कैसे आया? क्योंकि तुम देखो जो n का कंपोनेंट इधर आएगा वो अभी भी n cos थीटा होगा, लेकिन अब ये n cos थीटा इस m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं रह जाएगा ना। अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के तरीके से बनाऊं तो मैं यहां पे बनाऊंगा ना एक m ओमेगा स्क्वायर r, तो ये इक्विलिब्रियम में आ गया इस पोजीशन पे। बट जब मैं इसको ऊपर ले गया तो ये m ओमेगा स्क्वायर r डैश हो गया। अब तो ये बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो गया ना। अब क्योंकि बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ हो गया, जबकि इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर था। तो जब तक रेस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ना हो तब तक वो ऑसिलेट SHM कैसे करेगा? समझ आ गई बात? तो वो ना ऑसिलेट करेगा ना वो SHM करेगा ना। तो इसीलिए इसमें तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इट विल बी नन ऑफ दीज, है ना। क्वेश्चन की भावनाएं क्या थी? SHM करने के लिए क्या होना चाहिए, जो नेट रेस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ आया वो बाहर नहीं आकर के इसकी तरफ होना चाहिए, तो ये शायद ऑसिलेट करता। क्लियर? अब वो SHM करता कि नहीं करता तो फिर उसके लिए अपने को चेक करना पड़ता। अगर हमने ऑसिलेशन प्रूव कर देते हम क्या रेस्टोरिंग फोर्स इस तरफ आ रहा है, तो फिर हमें ये देखना पड़ता कि क्या वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। अगर होता तो फिर वो SHM करता। बट यहाँ पे तुम्हारा नेट रेस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ है ही नहीं, जो उसका एक्चुअल इक्विलिब्रियम पोजीशन था, है ना, वो तो किसी और दिशा में है, जबकि वो होना चाहिए इक्विलिब्रियम की दिशा में। तो इसीलिए यहाँ पे तुम्हारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, दैट इज वाई इट इज नन ऑफ दीज। क्लियर सभी को ये चीज? तो यहाँ पे तुम्हारा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, जिसमें तुम्हें ये समझना था कि अगर ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर इधर m ओमेगा स्क्वायर r अगर मैं सूडो बना दूं तो ये यहाँ पे नॉर्मल के कंपोनेंट n cos थीटा से बैलेंस हो रहा है। बट अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा तो ओमेगा की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि कोण सेम है, मास सेम है, बट r चेंज हो जाएगा जिस रेडियस में वो घूम रहा है। क्लियर? तो उससे फिर वो n cos थीटा उसे बैलेंस नहीं कर पाएगा। समझ आ गई बात? तो नेट फोर्स बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना, n cos थीटा सेम हो गया, m ओमेगा स्क्वायर r बढ़ गया तो बाहर की तरफ आएगा, तो वो ऑसिलेट भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर नेट फोर्स बाहर की तरफ आया जब तुमने इसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया, वो होना चाहिए किस डायरेक्शन में, उसके पुराने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तब हम बोलते हैं कि हाँ वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और वो ऑसिलेट कर सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दैट इज वाई यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्मूथ। अगर ये रफ होता ना तो जब तुम इसको डिस्प्लेस करते ना तो क्या होता, तो फ्रिक्शन इसे सपोर्ट करने लगता हो सकता है ताकि ये स्लिप करके बाहर ना जाए, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में आ सकता था। जैसा कि कार जब घूमता है एक सर्कुलर ट्रैक पे तो क्या होता है, जब तुम बैंकिंग करते हो तो एक विदाउट फ्रिक्शन वाला टर्न भी वो ले लेता है। बट अगर तुम और स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो क्या होता है, कार बाहर स्लिप करने की कोशिश करता है बट फ्रिक्शन उसे हेल्प करके उसे रोक लेता है। बट यहाँ पे वो फ्रिक्शन है ही नहीं, है ना, इस क्वेश्चन में वो फ्रिक्शन है ही नहीं, ये स्मूथ कोन है। इसीलिए यहाँ पे ये इन चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो वो फिर उसे यहाँ रोक लेता और हो सकता है वो फिर से सर्कुलर मोशन करने लगता, तो फिर ऑप्शन ए करेक्ट होता। बट यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, उसे नहीं रोका जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसे भी देखो, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, फिर हम इसको करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, जनरली क्या होता है जब तुम रोड बनाते हो ना, तो रोड किस तरीके से बनाया जाता है। रोड बनाने का तरीका होता है कि जो तुमने इंक्लाइंड वाला सरफेस लिया है ना, जो तुमने इंक्लाइंड वाला सरफेस लिया वो इस तरीके का होता है। मान लो कार अगर तुम्हारा यहाँ पे है तो ये अंदर की तरफ है ना, ये इस तरीके से इंक्लाइंड रहता है, मतलब जो तुम्हारा सर्कुलर पाथ होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा अगर तुम सामने से देखोगे तो, और ये कार ऐसा मोशन करता है इसके अंदर। क्लियर? इसका मतलब ये बाहर की तरफ ऐसे इंक्लाइंड है। समझ आए? बट वो क्या कह रहा है कि तुमने गलती से, उन्होंने क्या किया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने, उन्होंने, है ना, कुछ चढ़ा लिया होगा उन्होंने रोड बनाने के पहले, है ना, आफ्टर वन हार्ड नाइट
है ना। उस हार्ड नाइट में उन्होंने क्या हार्ड किया पता नहीं, बट उन्होंने क्या किया, रोड कैसा बना दिया, उन्होंने ना उल्टे साइड बैंकिंग दे दी। इसका मतलब जो तुम्हारा रोड था वो रोड उन्होंने गलती से ऐसा बना दिया, ठीक है, ये रोड इन्होंने गलती से इस टाइप का बना दिया, क्लियर, ऐसा रोड बना दिया उन्होंने। अगर मैं उस पूरे क्रॉस सेक्शन को सामने से देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, है ना, हमारा कार यहाँ पे होगा कहीं और ये इसके बाहर वाले सरफेस पे घूम रहा होगा, है ना, बाहर वाले सरफेस पे, जबकि उसे इसके अंदर घूमना चाहिए था ऐसे करके, है ना, बट ये बाहर वाले सरफेस पे घूमेगा। तो इस तरीके का उसने रोड बनाया, क्लियर है सभी को। तो ये ऐसा सर्कुलर मोशन जब करेगा तो ये बाहर की तरफ, उसने जो रोड में अंदर की तरफ सर्कल में बैंकिंग होना चाहिए उसने बाहर की तरफ कर दिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आफ्टर वन हार्ड नाइट दे रेड द प्लान इनकरेक्टली एंड बिल्ट अ रोड कर्व टिल्टेड टू द अदर साइड दैट इट इज यूजुअली डन। मतलब यूजुअली क्या होता है, तुम रोड अगर ऐसे घूम रहे हो तो इस तरीके का इंक्लाइन मिलता है, वो उसने उल्टा कर दिया बाहर की तरफ, है ना, तो ऐसा इंक्लाइन मिला। और कार ऐसे, रोड इस तरीके का और ऐसे करके घूम रहा है कार उस रोड पे, समझ आई बात सभी को, तो उल्टा तरफ इंक्लाइन हो गया ये। तो अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विथ विच अ कार में क्रॉस द कर्व विदाउट स्लिपिंग। अब तुम्हें ये निकालना है ना। तो तुम देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, हम जनरली जब क्लास में डिस्कस करते हैं तो ये वाला पर्टिकुलर केस डिस्कस किया जाता है, बट अगर तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो तुम ये केस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। आओ करते हैं। अभी तुम ध्यान से देखो, है ना, इसके फ्री बॉडी डायग्राम को, फोर्सेस कौन कौन से इस पे आएंगे। सबसे पहला mg डाउनवर्ड, क्लियर, और ये एक नॉर्मल, है ना, और बैंकिंग एंगल अपना ये थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसने म्यू दिया है। अभी मेरे को बताओ, अगर मिनिमम स्पीड से चल रहा है ये, है ना, अगर ये कार मिनिमम स्पीड से चल रहा है तो तुम मुझे बताओ इसके स्लिप होने का खतरा किस तरफ है, अगर ये मिनिमम स्पीड से चल रहा है तो, है ना। अगर ये कार मिनिमम स्पीड से चलता है तो इसके स्लिप होने का खतरा किस तरफ है, अगर ये बहुत धीरे 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 चल रहा है ना, तो इसके स्लिप होने का खतरा किस साइड में आएगा ये तुम्हें सोचना है, क्योंकि तभी हम क्या कर पाएंगे, तभी हम फ्रिक्शन का करेक्ट डायरेक्शन ड्रॉ कर पाएंगे, क्लियर। तो देखो हम सभी को ये चीज याद है कि जब कार एक मैक्सिमम स्पीड लेता था तो खतरा क्या होता था, बाहर रोड के स्लिप हो जाने का ना, ऊपर से। तो जब वो धीरे स्पीड लेता है मिनिमम, तो उसका नीचे स्लिप होने का खतरा ना, अगर कार बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा है तो ये ऐसे नीचे की तरफ इस स्लोप से स्लिप कर जाएगा। तो इस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा तुम्हारा, वो किस दिशा में करेगा, वो एक्ट करेगा ऐसे ऊपर की तरफ, क्लियर सभी को। और क्योंकि मुझे मिनिमम स्पीड निकालना है, दैट मीन्स फ्रिक्शन ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, क्लियर। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में होगी मैक्सिमम। अब हम लोग इस फोर्सेस को कंपोनेंट डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा तो हम हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में कंपोनेंट्स डिवाइड करेंगे। तो तुम ध्यान से देखो, हमें किसका किसका कंपोनेंट डिवाइड करने की जरूरत है। हमें नॉर्मल का कंपोनेंट डिवाइड करने की जरूरत है और हमें फ्रिक्शन का कंपोनेंट डिवाइड करने की जरूरत है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सारे कंपोनेंट्स को ऐसा बनाता हूँ ताकि हम लोग इजीली इसको डिवाइड कर सकें ना, ठीक है। तो मैं एक अलग से इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर इस क्वेश्चन को करेंगे, क्लियर। ये हमारा से स्ट्रेट साइड है एंड दिस इज माय इंक्लाइंड सरफेस, और ये हमारा रोड का बेस, और ये हमारा कार है जो इस तरीके से इस पर ट्रैवल कर रहा है, क्लियर। तो अब तुम देखो इस पे फोर्सेस क्या क्या बनेंगे ना। एंगल थीटा अपने को मालूम है, ये एंगल थीटा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो नीचे की तरफ mg, है ना। और मैं इसको इनफैक्ट यहाँ से बनाता हूँ बिल्कुल बॉटम से, ताकि हमें फोर्सेस आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, एंगल्स आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। mg ये नॉर्मल, और फ्रिक्शन किस तरफ बनेगा, फ्रिक्शन बनेगा ऊपर की तरफ, है ना, दिस इज आवर फ्रिक्शन, क्लियर, ये हमारा फ्रिक्शन है। अब एंगल्स, तो तुम ध्यान से देखो, mg का तो अपने कंपोनेंट डिवाइड करना नहीं है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है ना। तो अगर मैं फ्रिक्शन का कंपोनेंट डिवाइड करूँ इस तरफ x में, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो इधर वाला थीटा आएगा, फिर ये 90 माइनस थीटा और ये फिर थीटा ना, ये थीटा है तो ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। तो फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट इधर आएगा, ये आएगा फ्रिक्शन कॉस थीटा, है ना, दिस एंगल इज थीटा, क्लियर। और जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा, ये कितना आएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन साइन थीटा, क्लियर सभी को ये। अब नेक्स्ट, ये हो गया फ्रिक्शन साइन थीटा, ये हमारा फ्रिक्शन की वैल्यू, ये नॉर्मल थीटा 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा हो जाएगा, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा, n cos थीटा, क्लियर। और n का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, n sin थीटा, क्लियर सभी को, ये हमारा एंगल थीटा।
समझ आई बात। तो ये n साइन थीटा हो गया ना। मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया एंगल्स को, ये थीटा तो ये भी थीटा, और फिर मैं इधर ये तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ऐसे करते हुए हमने सॉल्व कर लिया ना। अब इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान से देखो, जो तुम्हारा इक्वेशन रेडियल डायरेक्शन का होगा ना, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, क्लियर। तो जो रेडियल डायरेक्शन का इक्वेशन होगा, मुझे बताओ क्या वो फ्रिक्शन कॉस थीटा है ना, फ्रिक्शन कॉस थीटा। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे बताओ, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू नॉर्मल, और ये नॉर्मल किसके इक्वल होगा, एम जी कॉस थीटा के, है ना। ये नॉर्मल किसके इक्वल होगा, एम जी कॉस थीटा, बट मैं उसको जस्ट नॉर्मल को नॉर्मल की तरह लिख रहा हूँ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन कॉस थीटा माइनस, है ना, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये मेरा रेडियल डायरेक्शन है ना, क्योंकि रेडियस सर्कुलर मोशन कैसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा ना, ये ऐसा, है ना। तो रेडियल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसलिए रेडियल डायरेक्शन एफ आर कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब वर्टिकल में कार ऊपर नीचे जंप तो कर नहीं रहा, तो म्यू एन साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और अब अगर तुम भावनाओं को समझ गए हो तो तुम इजीली इसमें इक्वेशन सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो तुम देखो इसने हमें जो आंसर दे रखा है वो किस टर्म्स में दे रखा है, ये रूट जी आर के टर्म्स में, है ना। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा, बोलो एन और एन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, है ना। तो v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर जी या जी आर, जो भी तुम्हें लिखना है, इनटू ये पूरा टर्म, है ना, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्लियर। ऑप्शन tan थीटा के टर्म्स में नहीं है, तो इसीलिए मैं ऊपर नीचे डिवाइड नहीं कर रहा इसे, जैसा हम जनरली करते हैं, ठीक है, सॉरी। तो हमारा आंसर ये आ गया, है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हमें चाहिए ऑप्शन में, है ना। तो ये है, दिस इज योर ऑप्शन, क्लियर, ऑप्शन डी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। उसने अल्फा लिया है वो एंगल बैंकिंग का, मैंने उसको थीटा ले लिया बस, क्लियर। तो बैंकिंग एंगल इज अल्फा, है ना, टिल्टेड एट अल्फा लिखा है, तो मैंने जस्ट उसी एंगल को यहाँ पे थीटा लिया है। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ रोड्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। यस, सर्कुलर मोशन फ्रिक्शन का कंबाइंड एक अच्छा क्वेश्चन। ब्लॉक ऑफ मास एम स्लाइड्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, नहीं फ्रिक्शन का क्वेश्चन है ही नहीं है, फ्रिक्शनलेस टेबल है। इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव इनसाइड अ रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या पता है, एक तो फ्रिक्शनलेस और दूसरा टेबल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रहा है पूरा का पूरा, क्लियर। मतलब एम जी यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्लियर। मूव्स इनसाइड अ रिंग ऑफ रेडियस एल, है ना, ये रेडियस एल है इस रिंग का, है ना। टेबल पे एक रिंग के अंदर घूम रहा है और बिल्कुल चिपक करके घूम रहा है इस रिंग से। At t equal to 0 the block is moving along inside of the ring in tangential direction, है ना, ठीक है। रिंग के बिल्कुल चिपक करके ना, ये रिंग है तो रिंग से बिल्कुल चिपक करके वो अंदर घूम रहा है उसके, और उसकी स्पीड टेंजेंशियल डायरेक्शन में v नॉट है। Thus coefficient of friction between the block and the ring is mu। ओके, ब्लॉक और रिंग, अच्छा फ्रिक्शनलेस टेबल है, ब्लॉक और रिंग के बीच में फ्रिक्शन है, मतलब ब्लॉक और टेबल के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है, जो अगर रिंग ऐसे रखा हुआ है तो ब्लॉक और रिंग के बीच का जो नॉर्मल होगा ना, वो म्यू से मल्टीप्लाई होगा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। समझ आया सभी को। ब्लॉक और ग्राउंड, तो जो ब्लॉक के दो कॉन्टैक्ट सरफेस होंगे यहाँ, एक तो वो रिंग से क्योंकि रिंग से कनेक्ट होकर घूम रहा है, क्लियर, और दूसरा ग्राउंड से, बट ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है, क्लियर। और ये जो रिंग है वो उसका फ्रिक्शन है ब्लॉक के साथ। तो यहाँ पे जब तुम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे ना, तो तुम्हारे लिए कौन सा नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, जो ब्लॉक और रिंग के बीच का है, क्लियर। तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड रिंग इज म्यू। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट टाइम टी टाइम के बाद तुम्हें ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम v इक्वल टू यू प्लस ए टी करना पड़ेगा, या a इक्वल टू डी वी बाई डी टी करना पड़ेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा कि इस ब्लॉक का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। आओ करते हैं। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसका जस्ट एक और फ्री बॉडी डायग्राम अलग से बनाऊं यहाँ पे ना, लेट अस से इसका एफबीडीएम बनाते हैं। इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो तुम्हारा ब्लॉक है, क्लियर, लेट अस से ब्लॉक इज हियर, इसके पास v स्पीड है। मुझे बताओ इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे। याद रखना ये सब हम ऊपर से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है, तभी तुम्हें ये चीज़ सर्कुलर दिखाई दे रही है, बट हो सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहा है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर एक तो फोर्स लगेगा जो इसके सेंटर की तरफ लगेगा,
वो होगा इसका नॉर्मल, है ना, दिस नॉर्मल। ये इसको रेडियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। ये नॉर्मल इस ब्लॉक पे कौन लगा रहा होगा? रिंग। क्लियर? ब्लॉक रिंग के अंदर घूम रहा है तो रिंग उसे पुश कर रहा होगा ना इस तरफ, तो ये नॉर्मल टुवर्ड्स दी सरफेस। ये नॉर्मल किसने किस पे लगाया? रिंग ने ब्लॉक पे। ये मैं ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ, याद रखना, जो अंदर घूम रहा है रिंग के, है ना। क्वेश्चन में उसने ये टर्म बोला है तुम्हें, है ना, उसने इसे क्या बोला है? अब ब्लॉक ऑफ मास है ना, तो ये इस ब्लॉक का एफबीडी है। नेक्स्ट, अब ये जो नॉर्मल है मुझे बताओ ये किसके इक्वल होगा? और तो रेडियल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो mv² r, है ना। ये पहले अच्छे से इमेजिन करके देख लो एफबीडी को, रेडियल में और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अपने मन से n = mv²/l नहीं लिखोगे। जब वो घूम रहा है तो क्या रेडियल डायरेक्शन में कोई और फोर्स आएगा, ये सोच लो, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। किसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है? टेबल और ब्लॉक के बीच में। ब्लॉक और नॉर्मल के बीच में है, बट वो फ्रिक्शन तो टेंजेंशियल लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉक का मोशन रिलेटिव हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दी रिंग, तो अगर ये v0 से इधर भाग रहा है तो ये इसके ऊपर इस दिशा में एक फ्रिक्शन लगाएगा, और वो भी म्यू इंटू एन के बराबर, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरफ, पीछे की तरफ, म्यू इंटू एन, बट वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ये फ्रिक्शन कौन किसके ऊपर लगा रहा है? ये फ्रिक्शन रिंग लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर। क्या यही नॉर्मल यूज होगा? यस। तो अभी तुम मुझे बताओ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो इसका जो रिटार्डेशन होगा, है ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी? मुझे बताओ। फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू एन, मतलब ये वैल्यू कितना आया? म्यू इंटू mv²/l। ये इसका फोर्स है ना, फ्रिक्शन का फोर्स। क्लियर? तो इसका जो एक्सेलरेशन है फ्रिक्शन के कारण, वो कितना आ जाएगा? वो म्यू v²/l आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन आया। क्या ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो भी है ना, क्योंकि पीछे के डायरेक्शन में इक्वेशन में यूज करेंगे तो वेलोसिटी से ऑपोजिट साइन लेंगे उसका, क्या ये कांस्टेंट आया? नहीं, कांस्टेंट नहीं आया। ये क्यों कांस्टेंट नहीं आया? क्योंकि ये ना स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, और तुम्हें मालूम है कि इसकी जो स्पीड है ये कंटिन्यूअसली चेंज करेगी, क्योंकि रिटार्डेशन करेगा ना फ्रिक्शन इसका, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो आफ्टर टाइम टी अगर मुझे इसका स्पीड निकालना है ना, अगर मुझे इसका स्पीड निकालना है आफ्टर टाइम टी, तो मुझे v = u+at से आंसर नहीं आएगा। क्लियर? इसका बहुत ध्यान रखना है तुम्हें इन चीज़ों का ना, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी v = u+at यूज करना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको dv/dt = -μv²/l लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर सभी को? तो ये रिटार्डेशन है, तो dv/dt यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ऑब्वियसली, -dv/v² एक साइड, और दूसरे साइड तुम्हारा μ/l इंटू dt, और अब इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड। मुझे क्या पता है, जब समय शून्य था तो स्पीड v0 था, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो टाइम t पे स्पीड v कितना है यही मुझे निकालना है। अब मुझे बताओ, -1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी 1/v, और इसमें लिमिट तुम्हें लगाना है v0 से लेके v तक, इज इक्वल टू क्या? μt/l। तो अब तुम यहाँ से इजीली आंसर निकाल सकते हो कि 1/v, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी -1/v² का इंटीग्रेशन होगा 1/v, तो 1/v - 1/v0 इज इक्वल टू μt/l। अभी ध्यान से देखते हैं हमें अपना जो आंसर गिवन है वो किन टर्म्स में, तो मुझे आगे कैलकुलेट वैसे ही पता चलेगा। तो हमारा जो आंसर इसने गिवन दिया है वो v0, म्यू और t के टर्म्स में है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 1/v की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना। तो 1/v क्या हो जाएगा? μt/l + 1/v0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा? ये आएगा v0l, और ये आएगा v0 μt + l, है ना। ये v0 μt + l हो जाएगा। क्लियर? तो इससे अपना ये वैल्यू कितनी आई? 1/v की। दैट मीन्स v किसके इक्वल हो गया? v0l बाई v0 μt + l। क्या ऐसा डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन में गिवन है? देखते हैं। v0l, तो v0l, ऊपर l किसी में भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मुझे पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को l से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? v0 डिवाइडेड बाई l/l 1 हो जाएगा, प्लस v0 μt/l। अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? देखो, v0/1 + v0 μt/l, v0/1 + v0 μt/l। यस, दिस इज माय आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, जिसमें अपने को बस ये क्या क्या इसमें बेसिक पॉइंट कवर हुए कि जो नॉर्मल है यहाँ पे वो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और जो रिटार्डेशन हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है ना, वो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो स्पीड कंटिन्यूसली यहाँ चेंज कर रहा है। क्लियर सभी को ये चीज़?
तो इसीलिए ये हमारा फाइनल आंसर इस तरीके का आएगा। क्लियर? वी नॉट बाई 1 प्लस म्यू वी नॉट टी बाई एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रिंग ऑफ मास 2 पाई kg, देख लो ये एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम कोई अच्छी बुक सॉल्व कर रहे हो है ना, तो तुम्हें एट डिफरेंट टाइम्स है ना, एट डिफरेंट टाइम्स तुम्हें अलग अलग बुक में ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो तुम्हें लेट अस से सॉरी ये रेडियस जो है वो 0.25 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, और ये घूम रहा है ना। क्वेश्चन ट्राई कर लो, तुम्हें अगर इसका एफबीडी बनाना आता है तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, एफबीडी बनाना नहीं आता है तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे बनता है ऐसे क्वेश्चन का एफबीडी है ना, क्या कह रहा है ये देखो। रिंग ऑफ मास 2 पाई kg एंड रेडियस 0.25 मीटर इज मेकिंग 300 rpm अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। द टेंशन डेवलप्ड इन द रिंग इज 10x। रिंग में टेंशन आता है, क्यों आता है रिंग में टेंशन, है ना। लेट अस ड्रॉ द एफबीडी और इस बात को समझते हैं। ये तुम्हारा रिंग है, लेट अस से ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। लेट अस से ये हमारा एक्सिस है ना, जो इसमें इनटू द प्लेन जा रहा है, और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, क्लियर, कंटिन्यूअसली। तो तुम मुझे बताओ, इस रिंग में जितने भी छोटे छोटे मास होंगे, सब के सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना, सेम एज रेडियस ऑफ द रिंग, है ना। मैं अगर यहाँ पे एक छोटा सा मास डीएम ले लूँ छोटा सा, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, उसके बाजू में ले लूँ वो भी कर रहा होगा, उसके बाजू में ले लूँ वो भी कर रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा डीएम लूँगा, मैं इसको जस्ट बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि एफबीडी क्लियरली बन सके, अदरवाइज ये है बहुत स्मॉल, क्लियर। तो मैंने इसमें बिल्कुल ऊपर की तरफ है ना, मैं इस डीएम को, ताकि मैं सिमेट्रिक ले पाऊँ यहाँ से, ये इतना और ये इतना लेटस से, है ना, ठीक है। मैंने इतना यहाँ पे डीएम लिया, क्लियर, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ की मैंने, जो बिल्कुल ऊपर से इसको कनेक्ट कर रहा है। लेटस से मैंने ये जो एंगल लिया, इस साइड भी ये डी थीटा है और इस साइड भी डी थीटा है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत स्मॉल लिया, तुम चाहो तो इस पूरे को डी थीटा भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने दोनों को डी थीटा ले लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो रिंग का पार्ट है ना, कौन सा रिंग का पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट मैंने लिया यहाँ से यहाँ, है ना, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, 2 डी थीटा। ये जो रिंग का पार्ट है, क्या वो इस साइड इस रिंग के से कनेक्टेड है? यस। तो ये रिंग क्योंकि इससे कांटेक्ट में है, तो वो उसको पुल करेगा, और पुल करेगा तो टेंशन का डायरेक्शन आएगा। ये किस पे टेंशन लग रहा है? इस ब्लू वाले पार्ट पे। कौन लगा रहा है? ये लेफ्ट साइड का ब्लैक वाला पार्ट पुल कर रहा है उसे। सिमिलरली इस ब्लू वाले पार्ट पे ये राइट साइड का ब्लैक वाला पार्ट भी इस पे एक टेंशन लगाएगा। तुमसे वो इसी टेंशन की वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होगी। समझ आया? तुम्हें पता है कि रिंग या रॉड अगर होता है तो उसमें एक एडजेसेंट पार्ट या फिर स्ट्रिंग होता है, किसी भी चीज में एक एडजेसेंट पार्ट दूसरे को टेंशन से पुल करता है। तो ऐसा चीज जो स्ट्रिंग में होता है, सेम चीज रिंग या रॉड में भी होता है। तो मैंने क्या किया, उसने मुझसे रिंग में टेंशन पूछा, तो मैंने उस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, और इस एलिमेंट पे ये जो ब्लू एलिमेंट है, ये लेफ्ट साइड भी एक अपने बचे हुए रिंग से कॉन्टैक्ट में, और राइट भी। तो ये दोनों उसको अपनी अपनी तरफ टी से पुल करेंगे। समझ आई बात? तो इसी टेंशन की तुमसे वैल्यू पूछी गई। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, सिर्फ इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा। मुझे बताओ इसमें क्या mg ऐसे वर्टिकली ड्रॉ होगा? नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। समझ आया सभी को? अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, क्योंकि रिंग ऐसा है और इस एक्सिस के अबाउट ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा है ना, ऐसा एक्सिस के अबाउट। ये रिंग इस तरीके से और एक्सिस इसका वर्टिकल है और ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्लियर? तो इसमें mg जो होगा वो इनटू द प्लेन बनेगा। समझ आया? मैं इसको ऐसे ऊपर से देख रहा हूं तो mg इनटू द प्लेन बनेगा, मतलब इस एफबीडी में mg नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो इसको कोई ना कोई सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए होगा, है ना। ये जो डीएम का पार्ट है, ये डीएम इतना सा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना, तो इसको कोई ना कोई सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। और वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? तुम ध्यान से देखो, टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे ना सेंटर की तरफ। मुझे बता, इन दोनों टेंशन के कंपोनेंट सेंटर की तरफ ही आएंगे ना, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। हाँ, ऑब्वियसली इधर वाले भी आएंगे, बट ये दोनों कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे ना। क्लियर? मैं एक कंपोनेंट्स को फिर से ड्रॉ करता हूं एक बार। ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन के होंगे और ये इसके ऊपर लग रहे हैं, इसका मतलब वो सेंटर की तरफ है ना। और दो कंपोनेंट होंगे इसके, ये दोनों, बट ये दोनों कैंसिल हो जाने वाले हैं। क्लियर? क्यों कैंसिल हो जाने वाले हैं? तुम ध्यान से देखो, ये डी थीटा है तो ये भी डी थीटा है, तो ये 90 माइनस डी थीटा होगा और फिर से ये डी थीटा होगा। तो उस तरफ वैल्यू कितनी बनेगी? ये बनेगा टी कॉस टी थीटा। सिमिलरली इधर भी ये वाला चीज डी थीटा हो जाएगा, तो ये भी बनेगा टी कॉस टी थीटा। बट जो टी साइन डी थीटा है ना, जो टी साइन डी थीटा है वो ऐड हो जाएगा। इस तरफ एंगल टी साइन डी थीटा है
और ये वाला एंगल भी, ये वाला कॉम्पोनेंट भी टी साइन डी थीटा है। क्लियर, क्योंकि टी से ये 90 माइनस थीटा डी थीटा का एंगल बना रहा है ना। मुझे मैंने वहाँ थीटा गलत लिखा, दिस विल बी स्मॉल एंगल डी थीटा, है ना, ये एंगल स्मॉल एंगल डी थीटा होगा। तो अब ये दोनों जो टी साइन डी थीटा है ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे वो इक्वेशन लिखना है। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है ना, लेट अस से टोटल रिंग का मास 2 पाई kg है। क्लियर, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m/2 पाई r। क्लियर, और मुझे कितने लेंथ का मास चाहिए, r इंटू 2d थीटा, क्योंकि मेरा ये आर्क लेंथ कितना होगा, रेडियस इंटू जो एंगल वो सबटेंड करता है, तो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 2d थीटा। तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, r इंटू 2d थीटा। तो मुझे बताओ, यही मेरा छोटा सा मास dm हो जाएगा ना इतने का। ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और ये हो गया तुम्हारा कितना, है ना, ये वाली वैल्यू तुम्हारी हो गई r इंटू 2d थीटा, है ना, जो एंगल वो सबटेंड कर रहा है 2d थीटा। क्लियर, तो ये तुम्हारा dm छोटा सा मास इसका। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं, है ना, रेडियल डायरेक्शन में, है ना, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ किस डायरेक्शन में, रेडियल में, तो मुझे बताओ क्या इक्वेशन बनेगा, क्या वो 2t साइन डी थीटा, है ना, 2t साइन 2d थीटा, सॉरी, है ना, एंगल कितना है यहाँ पे, t साइन डी थीटा प्लस t साइन डी थीटा कितना होगा, 2t साइन डी थीटा हो जाएगा। यस, इन दोनों का एडिशन 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r, है ना, ओमेगा की वैल्यू को इसने क्वेश्चन में दे रखी है 300 rpm, तो m ओमेगा स्क्वायर r। तो m किसका, m जो सर्कुलर मोशन कर रहा है छोटा सा m, तो ये लेना है तुम्हें, है ना, m/2 पाई r इंटू r इंटू 2d थीटा। क्लियर, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी m/2 पाई r इंटू r इंटू 2d थीटा, ये m हो गया, और इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे किससे, ओमेगा स्क्वायर r से। क्लियर, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमें अपना आंसर मिलेगा कि मैंने 2t साइन डी थीटा, इसमें कुछ टर्म्स होंगे कैंसिल। अब क्या, ये जो तुम्हारा r है इस r से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, तो आगे हम क्या लिखेंगे मुझे बताओ, ये इक्वेशन क्या बनेगा, m ओमेगा स्क्वायर r डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना, तो ये 2 भी नहीं आएगा, तो डिवाइडेड बाई पाई इतना। क्लियर, तो यहां से तुम्हें अपने टेंशन की वैल्यू कैसे मिलेगी, तुम मुझे बताओ, क्या तुमने एंगल बहुत स्मॉल लिया है, एंड फॉर स्मॉल एंगल्स, है ना, स्मॉल एंगल्स के लिए जो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस साइन डी थीटा को सिर्फ डी थीटा लिख सकता हूँ, है ना, मैं इस साइन डी थीटा को सिर्फ डी थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये क्या हो जाएगा, 2t डी थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r डी थीटा बाई पाई। तो क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे यहाँ, ये डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और मुझे बताओ टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, टेंशन की वैल्यू आएगी m ओमेगा स्क्वायर r बाई पाई, है ना, m ओमेगा स्क्वायर r बाई पाई। ये टेंशन होगा किसी भी ऐसे रिंग में जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, रिंग का मास m है, रिंग ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो m ओमेगा स्क्वायर r बाई पाई इसमें टेंशन होगा। अब क्या क्वेश्चन में m की वैल्यू दी हुई है, यस, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, यस, r की वैल्यू दी हुई है, यस, तुम वैल्यू डालोगे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर, तो ध्यान से देखो क्या क्या वैल्यू आएगी, बताओ, m का वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में, कितना, डायरेक्ट 2 पाई kg, है ना, m की वैल्यू गिवन है 2 पाई kg, ओमेगा कितना है 300 rpm, है ना, ओमेगा इज 300 रोटेशन पर मिनट, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, है ना, तो 300 रोटेशन मतलब 300 इंटू 2 पाई, रोटेशन पर मिनट है ये, तो पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा, तो ये आ जाएगा 10 पाई, है ना, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 10 पाई, और जो रेडियस गिवन है वो कितना गिवन है 0.25 मीटर्स। तो तुम अगर यहाँ पे वैल्यू डालोगे, m की वैल्यू कितनी है 2 पाई, ओमेगा स्क्वायर मतलब 100 पाई स्क्वायर, है ना, 2 पाई इंटू 100 पाई स्क्वायर इंटू 0.25, ये हमारा रेडियस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई पाई, है ना, ये पाई क्या है, ये पाई जो हमारे टेंशन के फॉर्मूले में आया था। देखो मैंने m ओमेगा और r ये सबकी वैल्यू डाल दी है ना। अब अगर मैं इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान से देखो, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और उसने क्वेश्चन में हमें क्या बोला, पाई स्क्वायर को उसने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 लेने के लिए बोला है ना, पाई स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 हम ले सकते हैं, तो ये 10, तो ये 1000 हो जाएगा, और 2 इंटू 0.25 0.5, तो 0.5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा,
0.5 into 1000 हो जाएगा 500। इसको उसने क्वेश्चन में वैल्यू कितनी बताई है, क्वेश्चन में उसने वैल्यू बताई है 10x, मतलब दिस इज इक्वल टू 10x, है ना, ये जो टेंशन है दिस इज इक्वल टू 10x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 50। समझ आया सभी को? तो ये हमारा आंसर है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तुम्हें अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है तो तुम्हें टेंशन का ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, है ना। और ये एक बेसिक जनरल रिजल्ट है कि अगर कोई भी रिंग अपने एक्सिस के अबाउट, जो उसके परपेंडिकुलर है प्लेन के ना, ये एक्सिस से याद रखना ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग, क्लियर, उसके अबाउट ओमेगा से घूमता है और उस रिंग का मास m है और रेडियस r है, तो उस रिंग में इतना टेंशन होता है। अगर ये वैल्यूज तुम्हें याद है तो तुम फटाफट वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हो, क्लियर सभी को। बट ये उसका प्रूफ है कि कैसे वो वैल्यू निकाली जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मोशन इन वर्टिकल सर्कल का है ना, मतलब ऑब्वियसली इसमें अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। क्वेश्चन को देखो ध्यान से, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, क्लियर, ट्राई भी कर लो एक बार। चलो, अब वेटलेस रॉड ऑफ लेंथ 2L है ना, ये रॉड है मतलब एक रिजिड बॉडी है, क्लियर, कैरीज 2 इक्वल मासेस m, एक L लेंथ नीचे तुमने लटका रखा है और एक को और L लेंथ नीचे, मतलब एक बिल्कुल बॉटम में और एक बीच में, ठीक है। द रॉड कैन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू C, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड ऐसे रोटेट करेगा इस तरीके से ना, ये उसका एक्सिस होगा और ये रॉड ऐसे रोटेट करेगा, क्लियर सभी को। अब what horizontal velocity must be imparted to the mass A so that it just completes vertical circle, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। वो क्या कह रहा है कि इसको तुम कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दोगे ताकि ये कंप्लीट कर सके वर्टिकल सर्कल। समझ आई बात सभी को? चलो इसको करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। मुझे बताओ, चलो इसको हम दूसरे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसमें हम करेंगे इसको ना। ये हम इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना रॉड है लेटस से, और इसमें तुमने 2 मास लगा रखे हैं ना, एक मास m तुमने यहाँ लगा रखा है और दूसरा मास m तुमने यहाँ लगा रखा है, दोनों का मास m है, क्लियर, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं। तुम इसको कितना v दोगे ताकि ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सके। मुझे बताओ, जो हमने रिजल्ट डिराइव किया √5gl का, उसमें यहाँ पे तो मास नहीं होता था ना, तो तुम्हें उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी, √5gl तो स्ट्रिंग में था, रॉड में √4gl था, याद रखना ना। तो जो √4gl तुमने डिराइव किया था, तो वो तुमने किसके लिए किया था बताओ? वो जो √4gl तुमने डिराइव किया था वो तब यहाँ पे मास नहीं था, बट अब तो यहाँ पे मास है ना, क्लियर सभी को। तो अभी तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें इस क्वेश्चन को करूँ, अगर मुझे इसको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है, तो अगर इसकी स्पीड v है ना, तो क्या होना चाहिए इसमें कि जब ये वर्टिकली यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि ये रॉड है ना, तो इसका स्पीड है ना, इस भाई का स्पीड यहाँ पहुँच करके 0 हो सकता है ना। इस भाई का स्पीड यहाँ पहुँच के कितना हो सकता है? 0। क्यों? क्योंकि रॉड है तो ये नीचे नहीं गिरेगा, ये जस्ट आगे बढ़ जाएगा, क्लियर। रॉड में इसी कॉन्सेप्ट से हमने डेरिवेशन किया था ना, जो √4gl निकाला था। अब ध्यान से देखो, मान लो मैंने इसको v स्पीड दिया, तो मुझे बताओ, क्योंकि एक रिजिड बॉडी है तो इन दोनों बॉल का क्या सेम होगा? ओमेगा सेम होगा। क्यों ओमेगा सेम होगा, है ना? एक तो तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रिजिड बॉडी है, उससे पता चल जाता है ना, अगर एक रिजिड बॉडी है तो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में ओमेगा हमेशा क्या आता है? सेम, है ना, सारे सेम ओमेगा से घूमते हैं। दूसरा, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ नहीं आया, तुम ये सोच सकते हो कि थोड़ी देर में ये रॉड ऐसा हो जाएगा, है ना, थोड़ी देर में ये रॉड ऐसा हो जाएगा, तो ये जो मास m है ये वाला, वो यहाँ पहुंचा होगा सर्कुलर मोशन करके, और जो ये वाला रॉड मास m है वो यहाँ पहुंचा होगा सर्कुलर मोशन करके। तो क्या दोनों ने सेम टाइम में सेम थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया ना? तो सेम टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम, मतलब दोनों का ओमेगा सेम। समझ आया सभी को, है ना? क्योंकि थीटा अगर दोनों का सेम है सेम टाइम में, अगर दो चीज़ें सेम डिस्प्लेसमेंट ले रही है सेम टाइम में, तो दोनों का स्पीड सेम होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे, क्लियर। तो दोनों का क्या सेम है? दोनों का ओमेगा सेम है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस मास को, ये तुम्हारा मास ए है और ये मास बी है, तो मुझे बताओ जो ओमेगा ए का होगा वही ओमेगा बी का होगा। ये तो हम अब क्लियर है। अब मुझे बताओ ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है v/r। तो ये जो a है ये 2l रेडियस में घूम रहा है, मतलब ये v/2l। मान लेते हैं इसकी जो स्पीड है यहाँ पे ये v डैश है, तो ये कितना हो जाएगा? ये v डैश बाई, ये कितने रेडियस में घूमेगा? ये l रेडियस में ही घूमेगा ना, क्योंकि ये l और ये l, तो ये l में ही घूमेगा, तो v डैश बाई l। तो इससे मुझे क्या मिला?
v डैश की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी मिल गई, वो v/2 मिल गई, मतलब ये v/2 से घूमेगा। अगर तुमने इसको स्पीड v दिया तो इसको कितनी स्पीड मिलेगी, v/2। दोनों को सेम नहीं मिलेगी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दोनों का क्या सेम होगा, ओमेगा, बट स्पीड सेम होगी वो जरूरी नहीं, क्यों, क्योंकि एक अलग सर्कल के अलग रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये एक अलग रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका सर्कुलर मोशन कितने रेडियस में हो रहा है, एल में, है ना, क्योंकि ये जब घूमता हुआ भाई ऊपर पहुंचेगा, है ना, तो ये यहाँ तक पहुंचा होगा, क्लियर, जबकि ये जब पहुंचेगा तो ये यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये ए जो है वो 2l के रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है, बी जो है वो l के रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है। चलो ये तो अपने को पता चल गया। अब मुझे बताओ, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, तो अगर इसकी स्पीड यहाँ 0 हो चुकी है तो इसकी स्पीड कितनी होगी। इस पॉइंट पे भी अगर तुम ये इक्वेशन बनाओगे ना, तो क्या बनेगा बताओ, v/2l इज इक्वल टू v'/l, बट इसका v यहाँ 0 है ना, क्योंकि उसे जस्ट कंप्लीट करना और ये रॉड है, तो रॉड के जस्ट कंप्लीशन के लिए यहाँ पे स्पीड 0 होती है ना, तो तुम यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो v' की वैल्यू भी वहाँ 0 आएगी। इसका मतलब जब ये भाई भी यहाँ पहुँच गया होगा तो इसकी भी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। समझ आया सभी को। ये दोनों मैंने रिजल्ट कैसे निकाले, यहाँ इसका v'(v/2) और इसका v'0 इस इक्वेशन से, क्योंकि एक रिजिड बॉडी है तो दोनों का ओमेगा क्या होना है, सेम, या फिर तुम ऐसे देख सकते हो कि दोनों सेम टाइम में सेम थीटा रोटेट करेंगे, क्लियर। तो ये तुम्हारा ओमेगा दोनों का सेम है, तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी v'/2, और यहाँ अगर इसकी स्पीड v 0 हो गई है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर। अब मुझे बताओ, क्या मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकता हूँ, यस। अब मैं, ये मेरा इनिशियल सिचुएशन है, ये मेरा फाइनल सिचुएशन है, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा, है ना। दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल। मुझे बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक में सिर्फ mg का ही वर्क होगा ना, क्योंकि टेंशन का वर्क इसमें कितना होता है, 0। तो वर्क डन बाई mg इज इक्वल टू kf माइनस ki। अब मुझे बताओ mg का वर्क कितना हुआ, इस पे कितना वर्क होगा, mg इंटू 4l, ये 4l ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि इधर भी l इधर भी l, तो ये कितना ऊपर गया, पॉइंट है यहाँ पहुँच गया, तो ये l l l l 4l, तो इस पे जो mg का वर्क आएगा वो आएगा -4 mgl, और इस पे जो mg का वर्क आएगा ये कितना ऊपर गया, ये 2l ऊपर गया, तो इस पे जो mg का वर्क आएगा वो आएगा -2 mgl इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m0² प्लस हाफ m0², तो ये 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बताओ, इसका हाफ mv² ए वाले का प्लस इस बी वाले का कितना होगा, हाफ mv/2², है ना, तो ये जाएगा हाफ mv/2², क्लियर। अब इस इक्वेशन में तुम ध्यान से देखो, एक ही अननोन है v, और तुम इसका कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाल सकते हो, तो सो दैट इट जस्ट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कल, तो तुम्हें ये v की वैल्यू मिल जाएगी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को आए तुम लोग सब कंप्लीट कर सकते हो ना, ये v/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज v/2 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन कंप्लीट करो और अपना आंसर निकाल लो क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये पहचानना कि अगर नीचे वाले की स्पीड v है तो इसकी कितनी होगी, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और दोनों का ओमेगा सेम होता है, उस कॉन्सेप्ट से हमने वो निकाल लिया, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दिया जैसे हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, सॉल्व करो, v की वैल्यू निकाल लो और तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, a ball suspended by a thread swings in a vertical plane so that its acceleration in the extreme position पे जो acceleration है ना, वो उसके lowest position के magnitude के equal है। तो तुम ध्यान से देखो, let us say, है ना, ये एक तुम्हारे पास बेसिक सा पेंडुलम का एग्जाम्पल ही है ना, सिंपल पेंडुलम का। वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास जितना एक्सेलरेशन बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है उतना ही एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर भी है ना, जब ये एक्सट्रीम पर है। तो तुम मुझे बताओ, जब ये एक्सट्रीम पर होता है, सॉरी, है ना, तुमने इसको यहाँ एक्सट्रीम से, ये स्विंग कर रहा है ऐसे, है ना, क्वेश्चन में क्या बोला, ये स्विंग कर रहा है। तो मुझे बताओ, अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो एक्सट्रीम पोजीशन की खास बात क्या होती है, वहाँ स्पीड 0 होता है ना, तभी तो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, उसके आगे और नहीं जा सकता वो। तो इस पॉइंट पे जो इसके पास एक्सेलरेशन होता है ना, वो कौन सा होता है मुझे बताओ, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये mg, इस तरफ t, बट ये जो t है ना तुम्हारा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये t हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन, यहाँ मुझे बताओ क्यों नहीं है ना। टेंशन तो होगा, ऑब्वियसली टेंशन होगा, है ना, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा कि टेंशन नहीं होगा। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टॉट है, टेंशन होगा,
बट इस पॉइंट पे रेडियल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। इस पॉइंट पे इसके पास सिर्फ टेंजेंशियल। रेडियल क्यों नहीं है मुझे बताओ, क्योंकि रेडियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। तो चलो ये आर तो हो गया, बट वी तो जीरो हो गई ना, मतलब सर्कुलर मोशन खत्म हो चुका है वहाँ पे, है ना। ये ऐसे ऐसे करके झूल रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऐसे झूल रहा है। तो इस पॉइंट पे वी जीरो है, तो रेडियल कुछ भी नहीं है, बट टेंजेंशियल है इस दिशा में, है ना। अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा है, और ये थीटा एंगल कौन सा है क्वेश्चन में उसने तुम्हें निकालने बोला है, एंगल थीटा ऑफ द थ्रेड डिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब यही थीटा की बात कर रहा है वो, है ना, थ्रेड का डिफ्लेक्शन। तो मुझे बताओ अगर वो थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आता है, ये mg साइन थीटा आता है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे इसके पास एक ही फोर्स है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और ये जो mg cos थीटा है वो किससे बैलेंस हो गया होगा, वो टेंशन से। तो रेडियल एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है इसके पास, क्लियर, क्योंकि स्पीड जीरो हो चुकी है, बट टेंजेंशियल है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, जी साइन थीटा, है ना। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अपने को मालूम है कि हर पॉइंट पे एक जी साइन थीटा का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है, और रेडियल इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। अब जब ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, mg, और अब इसके पास कोई स्पीड होगी v। तो अब इसके पास क्या होगा, एट दिस पॉइंट इसके पास एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, है ना। अब इसके पास एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, v स्क्वायर बाई आर। बट अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में mg का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। तो वो तुमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितना भी यहाँ नेट एक्सेलरेशन है वो इस नेट एक्सेलरेशन के इक्वल है, मतलब वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी साइन थीटा। वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी साइन थीटा, वो तुमसे पूछ रहा है। तो बताओ थीटा कितना है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं ना। हमारा एक इक्वेशन क्या मिल गया मुझे, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन सेम है, तो वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा, क्लियर। तो इससे मुझे थीटा फाइंड करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वी आर ये सब तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो अपने को थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ काम करना पड़ेगा ना। मुझे बताओ अगर ये तुम्हारा रेडियस इसका आर है ना, लेट अस से, तो ये लेंथ कितना होगा, दिस विल बी आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा होगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, है ना, यहाँ से यहाँ। अब ये इतना नीचे आया, क्लियर। तो यहाँ इसकी स्पीड जीरो थी, तो यहाँ इसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, क्या हम ये बता सकते हैं, यस, है ना। कोई चीज़ रेस्ट से रिलीज करो तो h हाइट नीचे आके उसकी स्पीड √2gh हो जाती है ना। तो मुझे बताओ क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट v लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट v लिख सकता हूँ ना। तुम वर्क एनर्जी थ्योरम बिना यूज किए भी लिख सकते हो। ये ट्रिक है कि अगर यहाँ स्पीड v जीरो है और इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ mg ही वर्क कर रहा है, तो इस पॉइंट की स्पीड तुम डायरेक्टली √2gh लिख सकते हो, है ना। तो ये √2gh कितना हो जाएगा, √2 इंटू जी, h की वैल्यू हो जाएगी r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर सभी को ये। तो ये v की वैल्यू है जो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो रेडियस r, इसको कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। जिस रेडियस में घूम रहा है ना, मैंने इसको कैपिटल R लिया, तो कैपिटल R। अब मुझे बताओ अगर मैं v स्क्वायर बाई आर करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, r और r ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा, क्लियर। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्या मेरा आंसर्स इनके टर्म्स में नहीं, मेरा आंसर tan के टर्म्स में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ, क्या मैं इस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा को किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना, मैं लिख सकता हूँ। मुझे बताओ क्या कॉस थीटा, है ना, क्या कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यस। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा, क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा होता है। और ये फॉर्मूले जेई स्टूडेंट्स को तो रटे हुए होने चाहिए, ये मुझे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो तुम देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बहना, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो अभी तुम्हारा यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, और ये 4 जो था ये 2 टाइम्स गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो मुझे बताओ मुझे क्या मिला, मुझे इक्वेशन मिला 2 साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2। दैट मीन्स
tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ मिला मुझे, है ना। tan थीटा बाई 2 कितना मिला? हाफ। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है। यस, मुझे इन्वर्स में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं अब थीटा बाई 2 लिखूं तो क्या होगा? थीटा बाई 2 हो जाएगा tan इनवर्स हाफ, तो उससे थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 2 tan इनवर्स हाफ। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन फिजिक्स का है ही नहीं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तुम्हें ये बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, जो कि हर जेई के स्टूडेंट को ऑब्वियसली आता है, और जो नीट के भी स्टूडेंट होते हैं उनको भी एटलीस्ट इतना तो सिखाया ही जाता है ना। तो ये तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स हाफ। क्लियर? तो ऑब्वियसली जेई वाले स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्टेड है कि तुम जैसे ही इस इक्वेशन को देखो, तुम ये नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लिखो और फटाफट सॉल्व करके अपना आंसर ले आओ। थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स हाफ। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन ए। क्लियर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और मेनली कैलकुलेशन बेस्ड। नेक्स्ट, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ट्राई करो फिर देखना। मुझे बताओ, जो कनकेव पार्ट होता है पाथ का और जो कन्वेक्स पार्ट होता है, इन दोनों में किस पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा आती है? मुझे बताओ, जब मैं एफबीडी यहाँ बनाता हूँ तो इधर तो mg ऊपर नॉर्मल, यहाँ पे भी नीचे mg और ये ऊपर नॉर्मल। लेकिन इसका अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा तो क्या बनेगा? n माइनस एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस ऊपर की तरफ है, इसका रेडियस नीचे की तरफ है, तो इसमें क्या बनेगा? एम जी माइनस एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से जो तुम्हें n की वैल्यू मिली वो मिली एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से जो तुम्हें n की वैल्यू मिली वो मिली एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। तो मुझे बताओ, हमेशा कनकेव पाथ पे नॉर्मल की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसीलिए ब्रिज के टॉप मोस्ट पोजिशन पे कॉन्टैक्ट छूटने का डर सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ नॉर्मल कम हो जाता है। तो अगर तुमने बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी ना तो तुम वहाँ से कॉन्टैक्ट छोड़ दोगे। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है कि इन चारों पॉइंट में ना, सॉरी इन तीनों पॉइंट में कहाँ पे नॉर्मल मैक्सिमम होगा? तो मुझे पता है या तो वो ए पे होगा या तो सी पे होगा, बी पे तो नहीं होगा। नॉर्मल की वैल्यू वहाँ कम ही होगी, है ना, क्योंकि ए और सी कनकेव पार्ट है। अब इनमें भी ज़्यादा किस पे होगा? तो तुम ध्यान से देखो, ये चीज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। आर जितना छोटा होगा ये टर्म उतना बड़ा होगा, तो नॉर्मल उतना बड़ा। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा उसका नॉर्मल बड़ा। तो मुझे बताओ, ये ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है ना कि यहाँ पे अगर तुम एक सर्कल फिट करोगे तो एक बहुत छोटा सर्कल फिट कर सकते हो, और यहाँ अगर तुमने एक सर्कल फिट किया तो एक बड़ा सर्कल फिट हो सकता है। तो सी का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है और ए का कम है, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम उसका नॉर्मल ज़्यादा। इसका मतलब मैक्सिमम एट ए है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। चलो, तुम देखो, इसमें एक जनरल रिजल्ट होता है कि अगर तुमने एक स्फेरिकल पाथ है और यहां से एक ब्लॉक को रिलीज किया तो वो क्या करता है? वो एक थीटा एंगल पे कांटेक्ट छोड़ देता है ना। और ये जो कॉस थीटा आता है वो 2/3 आता है। बट ये कब आता है? जब तुम यहां से रिलीज करते हो। ये एक जनरल रिजल्ट है जो जनरली तुम्हें याद रहना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में रिलीज नहीं हुआ है यहां से, इसके पास ऑलरेडी स्पीड वी नॉट है, इसलिए तुम इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते। क्लियर सभी को ये चीज? तो जैसे हमने जिस प्रोसेस से इस रिजल्ट को निकाला था वही प्रोसेस हम यहां भी फॉलो करेंगे, है ना। अब तुम मुझे बताओ ध्यान से, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जब तक ये जाएगा, है ना, जब तक ये पॉइंट बी से पॉइंट सी जाएगा, हम एक काम करते हैं, हम इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं थोड़ा एनलार्ज करके, ताकि हम इस एफबीडी को अच्छे से देख सकें। ये तुम्हारा स्ट्रेट पाथ है और उसके बाद पाथ कैसा हो जा रहा है? कर्व हो जा रहा है। क्लियर? और वो क्या कह रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे कांटेक्ट छोड़ रहा है वो, है ना। तो वो पॉइंट कौन सा होगा? तो चलो मैं एक जस्ट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा वर्टिकल लाइन है और जिस एंगल पे वो कांटेक्ट छोड़ रहा है, लेट अस से वो दिस पॉइंट है ना, दिस एंगल थीटा। क्लियर? मतलब यहाँ आके उसका क्या जीरो हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? और इस रेडियस आर दिया इस पाथ का, है ना, ये पाथ का रेडियस आर है और इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है v नॉट, है ना, इसकी स्पीड है v नॉट। क्लियर? अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को इनिशियल बोलूं और इस पॉइंट को फाइनल बोलूं तो क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिख सकता हूं इस इनिशियल और फाइनल के बीच में? यस। मुझे बताओ ये कितना नीचे आया? अगर ये थीटा है तो ये कितना है? ये r cos थीटा हो गया ना, तो ये कितना बचा? r माइनस आर cos थीटा।
तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा तो वर्क डन बाय mg फ्रॉम हियर टू हियर इनिशियल टू फाइनल इक्वल टू kf माइनस ki। तो mg का वर्क कितना आएगा, mg इंटू आर माइनस आर कॉस थीटा, पॉजिटिव है ना क्योंकि mg भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, इज इक्वल टू kf माइनस ki। तो मान लेते हैं जब वो यहाँ पहुंचा है भाई तुम्हारा, है ना, ये जब इधर पहुंचा है तो मान लेते हैं उसका स्पीड कुछ v हुआ है ना, कुछ तो स्पीड चेंज किया होगा, है ना। यहाँ पहुंच के स्पीड जीरो नहीं हुई, यहाँ पहुंच के नॉर्मल जीरो हो रहा, तभी कॉन्टैक्ट लूज हो रहा है। तो मान लेते हैं वो स्पीड v है। तो मुझे बताओ इक्वेशन क्या बनेगा, kf क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ki क्या होगा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे बताओ क्या मैं इस पॉइंट पे इसका FBD भी बना सकता हूँ। कौन कौन से फोर्स होंगे, ये आएगा mg, क्लियर, नॉर्मल इसका जस्ट जीरो हो चुका होगा एट दिस पॉइंट, है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे रेडियल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स आएगा ना, एंड दैट विल बी mg cos थीटा। ऑब्वियसली टेंजेंशियल में एक mg sin थीटा होगा, जिस कारण से इसकी टेंजेंशियल वाली स्पीड चेंज करेगी, बट रेडियल में एक ही आएगा। तो मुझे बताओ अगर मैं इसके रेडियल डायरेक्शन का इक्वेशन लिखूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से मैं ये cos थीटा निकाल लूंगा जिस पे वो कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है। क्लियर सभी को ये चीज़, है ना। वेलोसिटी v नॉट की वैल्यू दी है, वो हम लास्ट में यूज़ कर लेंगे कितनी है। अभी हम पहले यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो तुम ध्यान से देखो, मुझे बताओ ये जो mv स्क्वायर है, यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, mgr cos थीटा, इसको मैं यहाँ यूज़ करूँगा, है ना। तो मुझे बताओ ये इक्वेशन क्या बना, पहला बना mgr माइनस mgr cos थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा mgr cos थीटा बाई 2 माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर। तो चलो अब वैल्यू डालते हैं, v नॉट क्या है 0.5 रूट जी आर। तो मुझे बताओ हाफ m v नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ m 0.5 रूट जी आर मतलब 0.25 जी आर हो जाएगा ना, ये है ना, ये क्या हो जाएगा 0.25 जी आर हो जाएगा, है ना, ये वाली वैल्यू। तो 0.5 जी आर ये 0.25 जी आर हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको 1/4 लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/8 mgr हो जाएगा। क्लियर। तो हाफ mv स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/8 mgr। तो तुम देखो अब mgr इस पूरे में से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस हाफ कॉस थीटा माइनस 1/8। तो सॉल्व करते हैं, 1 + 1/8 कितना हो जाएगा 9/8 इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 3/2 कॉस थीटा। तो मुझे बताओ इससे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 9/8 इंटू 2/3। तो ये कितना हो गया 1314 मतलब 3/4। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे कॉस इनवर्स 3/4। अगर तुमने ऊपर से रिलीज किया होता तो ये कॉस इनवर्स 2/3 आता है, बट तुमने इसको कुछ स्पीड दी है, तो उस स्पीड के अकॉर्डिंग जब हमने उसके स्पीड की वैल्यू डाली यहाँ पे ना, तो देखो 1/8 mgr बना, तो हमारा आंसर क्या है कॉस इनवर्स 3/4। बट बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है। क्या सेम है कि एक इक्वेशन इस पॉइंट पे तुम्हें लेना पड़ेगा रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन का, और दूसरा यहाँ से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस गो टू नेक्स्ट। ये एक और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का अच्छा क्वेश्चन। अब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है तो ट्राई करो, इस क्वेश्चन को हम पूरा खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑसिलेट्स बिटवीन P1 एंड P2। ये ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे। क्लियर, मतलब ये P2 से ऊपर नहीं जा पा रहा और ये P1 से भी ऊपर नहीं जा पा रहा। क्लियर, स्फेरिकल शेल के अंदर ऐसा कर रहा है ना, स्मूथ स्फेरिकल शेल है, कोई सा भी तुम्हारा क्या नहीं है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है। एट एनी इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ई। किसी इंस्टेंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ई है। क्लियर, देन फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑन द शेल एट दिस इंस्टेंट। मतलब ये इस पार्टिकल, मान लो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ई है, तो एट दिस इंस्टेंट ये इस शेल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा ये तुम्हें बताना है। मतलब वो तुमसे कौन से फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जब वो यहाँ होगा तो ये शेल उस पर एक नॉर्मल लगाएगा, एग्जैक्टली उतना ही नॉर्मल ये भी शेल पे लगाएगा। तो तुम्हें मेन पॉइंट क्या करना है कि तुम्हें इस स्फेरिकल शेल द्वारा, स्फेरिकल शेल है ना, एक गोला है, होलोस्फीयर या स्फेरिकल शेल एक ही चीज़ होती है ना, होलोस्फीयर या स्फेरिकल शेल। तो ये जो तुम्हारा गोला है, ये जितना भी नॉर्मल इस पे लगाएगा उसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो मुझे बताओ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे एक बात पता है कि इस दोनों पॉइंट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। चलो इसको भी हम एक और क्लियर एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अपने को सॉल्व करने में थोड़ी और आसानी हो। ये इसका सेंटर है, ठीक है, और इसने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक सेंटर पे लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना, सॉरी जिसके अबाउट ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जब P1 पे है और जब ये P2 पे है, मुझे बताओ क्या इन दोनों पॉइंट पे इसकी स्पीड जीरो होगी? यस, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये दोनों कौन से पोजीशन होंगे? ये दोनों इसके एक्सट्रीम पोजीशन होंगे ना। तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी? जीरो। अगर इसकी स्पीड यहाँ जीरो नहीं हो तो ये और ऊपर जाता, बट उसने बोल दिया ना कि P1 P2 के बीच में कर रहा है, मतलब ना ये P1 के ऊपर जा पा रहा है ना ये P2 के ऊपर जा पा रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट ध्यान से देखो है ना, कोई सा भी इंस्टेंट पे इसका एनर्जी ई है काइनेटिक। क्लियर? लेट अस से इस इंस्टेंट पे जब ये पार्टिकल यहाँ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ई है ना, तो इसके पास कुछ स्पीड होगा v। तो यहाँ पे हाफ mv² इक्वल टू ई बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब है ना, मैं किसको ई बोल रहा हूँ? हाफ mv² को। मुझे बताओ क्या मैं ये हाफ mv² हाइट के टर्म्स में निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे वो सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल थी, यहाँ के काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। बट वो सब करने के पहले मुझे ये एक चीज़ मालूम है कि मुझे इस पर नॉर्मल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं इसका नॉर्मल कैलकुलेट कर सकूँ। ध्यान से देखो, इस पे जो फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ mg और एक इस तरफ नॉर्मल, और क्योंकि इसके पास एक स्पीड है तो रेडियल डायरेक्शन वाला mv²/r होगा। अब ये जो नॉर्मल और mg है यहाँ पे ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये नॉर्मल तुम्हारा किसके इक्वल होगा? ये नॉर्मल इक्वल होगा तुम्हारे mv²/r के, नहीं है ना, क्योंकि एक mg का एक और कंपोनेंट भी आएगा। तो लेट अस से मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो ये थीटा एंगल घुमा है, यहाँ से यहाँ पे थीटा एंगल घुमा है, तो n का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ये भी थीटा, मतलब कितना? n cos थीटा। ठीक है, बट मुझे ये कंपोनेंट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, तो n को मुझे n रेडियल डायरेक्शन में ना, इसका कंपोनेंट नहीं डिवाइड होगा, mg का कंपोनेंट डिवाइड होगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ एक लाइन खींचूँ तो ये थीटा। क्लियर? तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 - थीटा आएगा, है ना, क्योंकि तुम देखो ध्यान से, ये थीटा तो ये 90 - थीटा, तो ये भी 90 - थीटा, तो वो तुम्हें एंगल पहचानना है। तो ये इस कंपोनेंट क्या आएगा इधर? mg sin थीटा, और इस तरफ क्या आएगा? एक mg cos थीटा। क्लियर? बट हमें इस mg cos थीटा से मतलब नहीं है, हम रेडियल डायरेक्शन का इक्वेशन से अपने को नॉर्मल मिलने वाला है। तो तुम ध्यान से देखो, रेडियल में इक्वेशन क्या बनेगा? n - mg sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो n की वैल्यू कितनी है? mv²/r प्लस mg sin थीटा। अब मुझे ये पूरा का पूरा n ना इस e के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि तुम देखो ये आंसर e के टर्म्स में है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे e के टर्म्स में ये सारी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि हाफ mv² इज इक्वल टू e है, तो मैं क्या करूं कि ये साइन थीटा के टर्म्स में भी e आ जाए किसी तरीके से। तो मैं सिंपली ना P से इस पॉइंट तक आने का, है ना, P से इस पॉइंट तक आने का, क्या मैं वर्क थ्योरम अगर लिखूंगा तो मुझे इस पॉइंट का स्पीड मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बताओ? या तुम वो ट्रिक भी यूज कर सकते हो कि 0 से रिलीज किया तो h हाइट नीचे आने में स्पीड √2gh हो जाती है। अब मुझे बताओ ये h कितना है? ये h निकालना इजी है ना, क्योंकि ये रेडियस r है, ये थीटा है, तो ये r sin थीटा होगा, है ना। ये लेंथ कितना होगा? r sin थीटा, है ना। ये लेंथ कितना आएगा? r sin थीटा। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी वो √2gr sin थीटा हो जाएगी, है ना। v की वैल्यू क्या होती है? √2gh, मतलब √2g इंटू h, कितना नीचे आया ये? r sin थीटा। तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो √2g r sin थीटा हो जाएगी ना, √2g r sin थीटा। तो स्पीड की वैल्यू √2g r sin थीटा, क्यों? क्योंकि r sin थीटा नीचे आया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ना ये जो √2g r sin थीटा आया, तो उसको क्या मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पुट कर सकता हूँ √2g r sin थीटा को, या फिर क्या मैं इसको v के टर्म्स में लिख सकता हूँ? तुम देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे टर्म्स को इस हाफ mv² के टर्म्स में लाना है कैसे भी करके। तो तुम देखो ये काम यहाँ पे किया जा सकता है। मैं क्या करूँगा, मैं इसका v² कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2gr sin थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से v² की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे बताओ? v² मुझे मिल रहा है 2e/m। तो मैं क्या करूँगा, हर जगह v² की वैल्यू 2e/m डाल देता हूँ, है ना।
और यहाँ पे मुझे वी स्क्वायर कितना मिल रहा है 2gr साइन थीटा। तो अभी मैं क्या करूँगा ये बताओ, इसको मैं 2e/m लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू 2gr साइन थीटा। तो मुझे वहाँ से क्या उड़ाना है, मुझे वहाँ से साइन थीटा उड़ाना है। तो मैं यहाँ से ना क्या करता हूँ, मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से एक साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी कितनी, साइन थीटा मिलेगा e/mgr। अब मैं उसको वहाँ पे यूज़ करूँगा। देखो mv स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, बोलो mv स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, है ना, m तो हो गया, v स्क्वायर की जगह 2e/m, तो ये हो जाएगा m इंटू 2e/m, है ना, ये v स्क्वायर की जगह, और नीचे एक r प्लस, है ना, प्लस क्या करना है मुझे, mg साइन थीटा। तो mg इंटू e/mgr प्लस mg इंटू e/mgr, है ना। r तुम्हारा जो हम यूज़ कर रहे हैं वही करते हैं, स्मॉल r। तो तुम ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में ये m और m कैंसिल और mg और mg कैंसिल, तो 2e/r प्लस e/r कितना आ गया वैल्यू, 3e/r आ गया ना। तुम इस कैलकुलेशन को अपने तरीके से भी कर सकते हो, मैंने इस तरीके से किया, है ना। मुझे बस क्या मालूम था कि मैंने नॉर्मल की वैल्यू निकाल ली है, मुझे किसी भी तरह इस आंसर को e के फॉर्म में लाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली e के टर्म्स में, और उसी तरीके से इन दोनों पॉइंट का, इस पॉइंट का जो स्पीड है v, वो मुझे पता है क्योंकि यहाँ 0 है, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड मुझे पता है। तो मैंने यहाँ से भी v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली e के टर्म्स में, और उन सबको यहाँ पुट कर दिया, तो मुझे अपना आंसर मिल गया 3e/r। तो क्वेश्चन में रेडियस, सॉरी क्वेश्चन रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 3e/R, ये पूरा उसका कैलकुलेशन। सो माई आंसर इज 3e/R। तो ये हमारा था सेशन सर्कुलर मोशन का। तुम आगे के लेक्चर्स भी देखते रहो और ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस खुद से ट्राई करके करोगे, तुम्हारा बहुत बेनिफिट होगा, क्लियर। और इसका फ़ायदा उठाओ, है ना, क्योंकि जब मैंने जेईई का प्रिपरेशन किया था, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई कोर्स होता तो शायद मेरा रैंक और अच्छा आ सकता था। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स, और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।